अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, ये बताओ, सबसे पहले सर तला ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे दिए होंगे कॉस्टिंग के, है ना? थोड़े बहुत जो होते हैं। मसलन आपको बताया होगा डायरेक्ट क्या है कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बताऊंगा मैंने कौन सा टॉपिक शुरू करना है, किस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, कौन से चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया होगा, उसी में फिर प्राइम कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं, मतलब मैं हल्का हल्का सा आइडिया ले रहा हूँ। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, है ना, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, सो एंड सो फोर्थ। इसके अलावा क्या थोड़ा बहुत आपने करा है बेटा, बताना? कॉस्ट एलोकेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड, बस ठीक। कॉस्ट बिहेवियर जिसको कहते हैं, मैं भी आज यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? अच्छा, पहले तो इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे। हम शुरू कहाँ से करेंगे, या बस ये ज़रा ऑनलाइन वाले आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। चलो अच्छा बेटा, पहली बात, पेपर निकालना है या नहीं? इंशाल्लाह कहने से अगर पेपर निकलता तो जितने आलिम दीन हैं, मौलवी हैं, उन सब का, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, क्योंकि वो बावजू बोलते हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलेंगे, लेकिन उसके साथ कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं बस छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। ये बताओ यार, पेपर यार, ये, हाँ भाई, इसको बुलाइएगा यार, बुलाइएगा। एक सेकंड में खुद भी करके देखूं यार, सही हो गया? वो स्क्रीन चली गई थी, अब आ गई। इतना तो मैं कर लेता हूँ यार, आईटी में मैं बड़ा वीक हूँ, फिर भी देखना सही आ रहा होगा ना? ओके है ना? चलो सही, आ जाए बेटा। पेपर कैसे निकलेगा? ज़ाहिर है कैफ 3 है, आपको बाहर मिलेंगे लोग। अभी ना लास्ट अटेम्प्ट का पेपर, उससे लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आसान आया था, सपोज। उससे पहले जो आया था, एग्जैक्टली मैं अटेम्प्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा, 2 अटेम्प्ट पहले जो आया था, वो हिस्ट्री का मुश्किल तरीन पेपर था कैफ 3। और जानते उसमें रिजल्ट कितना था? 30% प्लस। इट मीन्स मुश्किल तरीन पेपर भी आता है तो रिजल्ट उसमें भी लोग पास कर रहे हैं, तो पेपर निकलता है। अगर यहाँ बैठ गया ना यार, ये पेपर मुश्किल है और मेरे से कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके मेरिट पे खेले ना आप। ये पेपर में बस एक प्रॉब्लम है, आपका बैकग्राउंड नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैकग्राउंड है यार, थोड़ा इंटर में पढ़ लिया, ए लेवल्स में पढ़ लिया, थोड़ा इधर पढ़ लिया, थोड़ा उधर पढ़ लिया, तो जब हम FR2 में आते हैं ख़ास तौर पे, या FR1 में आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस होती है। और किसी भी सब्जेक्ट को मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, 20-60-20, ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी सब्जेक्ट का पहला 20% और आखिरी 20% मुश्किल तरीन काम होता है। स्टार्ट लेना अजाब होता है, और उसमें से फाइनल टच निकालना, जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट लेवल। डॉक्टर सारे होंगे, लेकिन काम के डॉक्टर लिमिटेड होते हैं कराची में। बहुत सारे लोग हैं जो हड्डियां जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ही होंगे जिनको ढूंढते हुए लोग इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर से भी आ रहे होंगे। तो कोई तो फ़र्क है ना। उनका आखिरी जो 10-20% है ना, वो उनका क्लास है। पहला 20 मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप? तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब आप पता है क्या है इस सब्जेक्ट में, मुझे क्या लगता है, पहले आप बताओ मुझे कि यार इस सब्जेक्ट को अगर हमने पास करना है, हमें बेसिक क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? खाना खाते हो? खाना खाते हो? अरे बोलो ना यार, खाना खाते हो ना? एवरेज कराची वाला 2 रोटी खाते एक वक्त में। अब ये बोलेंगे नहीं सर मैं तो एक खाती हूँ, उसके बाद जो चीटोस, समोसे, वो 2 में आ जाते हैं। तो एवरेज सुबह का नाश्ता मिला के 5 रोटियां दिन में होती हैं, महीने की 150। मैं 29 दिन एक भी ना खाऊं और 30वें दिन खाना चाहूँ, काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन वो 5 रोटियां थोड़ी थोड़ी खा रहे, पता ही नहीं चल रहा। और वो खुद ब खुद आपकी चीज़ों में, वो किसी बड़े ने कहा था कुछ बड़ा करना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ छोटा छोटा रोज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है। ये बता रहा हूँ आपको मैं। यानी मैं ये सोचूं यार एक दिन में बस 12 घंटे पढ़ लूँ, उससे बेहतर है रोज़ आधा घंटा पढ़ लूँ। उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग आता है।
यार हमें छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं 2-3 पॉइंट की। मेरी अपनी गाइडलाइन है, मेरे तजर्बे से आप सीख लें। मुझे कोई 25 साल तो हो गए पढ़ाते हुए और हर लेवल पे पढ़ाया है, हर लेवल पे, समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सीख लें, और से मेरी बात सुने और अगर अपनी इनपुट देनी हो तो दे दो, कोई मसला नहीं है। 2-3 काम अगर आप कर लो ना तो इंशाल्लाह फाका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, ये 2-2.5-3 घंटे की आगे जाके हो सकता है 3 घंटे की मैं क्लास लूँ, ब्रेक देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर वो कवर नहीं होगा। लपेटना नहीं है, लपेटना नहीं है। एक चैप्टर ख़त्म होगा ना तो बहुत डिटेल में होगा, पास्ट पेपर कुछ भी नहीं बचेगा। लॉजिक्स भी होंगी, प्रैक्टिस भी होगी, समरीज भी होंगी, सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल में होगा, वो नज़र आएगा आपको। सही है? मेरे हैंड आउट अभी ग्रुप में शेयर हुए नहीं ना? मैं ग्रुप का पार्टी नहीं हूँ, अभी तक पार्टी नहीं बना, मैं भी दे दूंगा, ये आ चुका हैंड आउट। फिर वो सर तला ने भी आपको एक बुक दी है, वो पास्ट पेपर ही है ज़्यादातर उनके, वो वहाँ से हम रेफ़र कर लिया करेंगे, तो दोनों मिला के चलाएँगे। लेकिन मेरा अपना एक तरीका होता है, तो मैं अपने स्टाइल से चलता हूँ, तो वो देख लेंगे, जहाँ जहाँ कोशिश होगी वहाँ से ही रेफ़र कर लेंगे। तो 2-3 काम छोटे छोटे से हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास से बेटा 2-3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे की, मैं यहाँ पर जब पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। जितना पूछना है पूछो, जितना पूछना है पूछो। इवन मैंने सवाल के लिए 2 रखे होते हैं दिन। एक, जब मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आया, मैं आगे क्यों जाऊँ, सर ये नहीं आ रहा, ऐसे हुआ है, किसी को बोरियत थोड़ी होती रहे, मैंने ठेका नहीं लिया उसका। जिस दिन वो क्लास हो रही उस दिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, मेरा फॉल्ट है कि मैंने एक्सप्लेन सही नहीं किया, तो इसलिए तो वो पूछ रहा है बेचारा, तो मैं तो उसको समझाऊंगा। इज़ दैट क्लियर? दूसरा, क्लास में बैठ के आदमी थक जाता है, 2-2 घंटे की 2-3 क्लासें ले ली, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, घर गया, फ्रेश हुआ, बैठा, एकदम क्लिक हुआ, ये कहाँ से आया? नेक्स्ट डे आओ, पहले 15 मिनट डिस्कस करेंगे कल क्या हुआ था। ये 2 स्ट्रैटेजी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सब ने रूटीन बना लें। डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है? डिसिप्लिन जानते हैं? बड़ी प्यारी एक मैंने बनाई हुई है, मुख्तलिफ पढ़ते हैं किताबें, इधर उधर सुनते तो बड़ा मज़ा आता है। डिसिप्लिन वो नहीं है कि जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। डिसिप्लिन उसे कहते हैं जब दिल नहीं चाह रहा तब कुछ करना। मेरा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, लेकिन पढ़ूंगा, यही तो डिसिप्लिन है। और असल में डिसिप्लिन ही आपका पेपर निकालेगा, जज्बात नहीं। आप कुछ नहीं करो यार, तमाम लोग आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, मेरा ख्याल है जो मैंने कराया है ना उसको जाके देखो डेली। यानी जिस दिन मेरी क्लास है, अगर मेरी क्लास सपोज ट्यूसडे थर्सडे है तो ट्यूसडे को लाजमी आधा घंटा, उसके बाद जो दिल चाहे करो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा की। यार इतना तो करें ना हम घर जाके कि यार सवाल सॉल्व हुए, कैलकुलेटर उठाया, रजिस्टर ओपन किया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, अभी ये क्या हो रहा भाई, ये डिवाइड क्यों हुआ, पिछले सवाल में तो सर आपने ये कराया था, सर से पूछना यार। आए सर लास्ट टाइम तो आपने कहा था ये होगा और अब आप ये कर रहे हैं, क्यों? तो मैं बताऊंगा फलाना फ़र्क है यार, या ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। यहाँ मेथड 2 इसलिए लगाया कि इसलिए ये अच्छा था। आई होप ये पहला काम है, ये पहला काम है। आप आधा घंटा निकालें। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, यहाँ मैंने बहुत पढ़ाया सीए को, ये वाला, ये जो पूरा ऑडिटोरियम है, अल्लाह का शुक्र है हाउसफुल होता था लॉकडाउन से पहले, हाउसफुल, बैठने की जगह नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ 8 जब होता था बैठने की जगह नहीं होती थी, यहाँ बहुत पढ़ाया मैंने। सही, लॉकडाउन के बाद फिर ऑनलाइन ये ड्रामे, अजीब नौसत सी छा गई है। घर पे बैठ के लेट के देख रहा है मुझे, क्या कंसंट्रेशन लेवल आएगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, यहाँ मज़े करे यार, तभी तो सीखेंगे। अब ये लेवल वहाँ आ नहीं सकता घर पे। अम्मा ने कहा जाके दही लिया, लो, सारा ध्यान वहाँ चला गया अम्मा पे, है ना। तो पहला काम आपको मैंने बताया हाफ एन आवर। हाँ, अब यार बताइए क्या हुआ, मैंने बहुत साल पढ़ाया सीए को, ऐसे कई लोग होते थे क्लास में बैठे हुए इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, तफरीहा कर रहे हैं। एक आध दफ़ा फिर मैंने उनको प्राइवेटली बुलाया, मैंने भाई क्या है यार, पता चला भाई वो तो घर पे बहुत पढ़ता है और वो पोजीशन ले आया। फिर मैंने कहा ये क्या ड्रामा लगाया हुआ। खैर सर मैं घर पे पढ़ लेता हूँ।
तो मैं यहाँ बैठ के ये करूँगा ना। आपको क्लास में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना काम पूरा कर रहे होंगे और आपको ये शो कर रहे होंगे वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप बोलेंगे ये नहीं कर रहे मैं क्यों करूँ, लो तो आपका बेड़ा गर्क हो गया। समझ रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ, अंदर बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए ऐसे लोग हैं छुपे रुस्तम, है ना। हाँ देखो ये मुस्कुरा रहा है। अच्छा जी, दूसरी चीज, एक काम जो हम लोग नहीं करते वो करना चाहिए, और वो बताए क्या है, छोटा सा काम बड़े काम का, वो मैं भी करवाऊंगा बट आप भी करो, और वो है समराइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है। प्रैक्टिस हो गई, सब हो गई, वो भाई चैप्टर के आखिर में बैठ के कंक्लूड तो कर लो कि इसमें 6, 8, 10 कौन सी काम की बातें हैं। 3 फेज है नॉलेज के, हैविंग, बिलीविंग एंड एप्लीकेशन। एक होता है मुझे आता है, एक होता है बिलीव, कह दिया तो कह दिया, ऐसे कर ले ये ऐसे ही होगा, ये बिलीव होना चाहिए, तब पेपर होता है। पेपर उस वक्त नहीं होता कि मुझे बहुत 50 चीजें आती हैं। मोहम्मद अली ने कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कितनी टेक्निक्स आती हैं पंच मारने की, आपको 100 टेक्निक आती है, उससे बेहतर है एक टेक्निक आपने 100 दफा प्रैक्टिस की हो, तब आता है पावर। इज दैट क्लियर? समरी बनाएं, ये दूसरा काम है। 3 काम है, पूरे सेमेस्टर फॉलो करो, मेरे साथ तो करो, बाकी अगर आपको लगे काम आ रहा है तो बाकी टीचर के साथ भी कर लो यार, कोई बुराई थोड़ी है। आधा घंटा डेली देने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं सीए जैसी माशाल्लाह प्रेस्टिजियस फील्ड में आया हूँ और मैं सोचूं मैं पढ़ूंगा नहीं तो एमबीए कर ले यार, वहाँ तो ऐसे ही होता है। मेरा एक साला है, उसने एनईडी से पास आउट किया, फिर वो एमबीए करने लगा, तो मैंने कहा भाई एमबीए किस में करो, कह रहा मतलब कुछ अकाउंटिंग पढ़ा। मैंने कभी हो तो पूछ लेना, है ना। हाँ, पूरा सेमेस्टर निकल गया, उसने कुछ पूछा ही नहीं। फिर मैंने उससे थोड़ा बहुत पूछा, तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पूछने की। कुछ दिनों बाद मिला, करे मेरी पोजीशन आई है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, और यूनिवर्सिटी भी बड़ी रिलायबल थी, पढ़ते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, क्लास ली चले गए। ख़ासतौर पर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मैंने कुछ 6-7 साल पढ़ाया एमबीए को, 6-7 साल। वो मैंने कहा यार तुम लोग करते क्या हो? कह रहे सर हम लोग क्लास में बैठ के एक काम करते हैं, आपको गौर से सुनते हैं। मैंने कहा क्या? कि आप कौन सी चीज़ 3 दफ़ा बोल रहे हैं, जो चीज़ आप 3 दफ़ा बोल दें, 2 या 3 दफ़ा 4, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यही आएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर मैंने बनाना, पेपर चेक मैंने करना, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे ही सुनना होता है। गाड़ी से उतरा, बाहर आया, सर क्या टाई है, क्या टाई पहनी है आपने, बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा बेटा क्लास में आओ। जब वो क्लास में आया तो भरी महफिल में मेरा काम है जलील करना। मैंने भरी महफिल में बैठा, खड़े होना, मैंने कहा बात सुन, मेरे घर में 2 अदद शीशे हैं, 1 अदद बीवी है, जो मुझे भरपूर बताती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लिहाजा बराए मेहरबानी आइंदा मुझे ना बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। चापलूसी, जूते चाटना, तलवा चढ़ाई। अबे भाई फोकस कर अपनी पढ़ाई पे, तो किधर लगा हुआ है कि सर के साथ अच्छी बातचीत करूंगा, नंबर दे देंगे सर मुझे, ये वाला अप्रोच। वो भाई इधर आपको बगैर पढ़े गुजारा ही नहीं है। और माशाल्लाह अभी आप लोग पढ़ के आए हो तो उम्मीद है आप समझ रहे हो, हमारा काम है यार, थोड़ी बहुत मोटिवेशन क्रिएट हो जाती है थोड़ा इन बातों को करने से। ये दूसरा काम है। पहला क्या है यार? पहला काम बताओ, जल्दी बताओ। आधा घंटा 35 मिनट बस, और उसमें भी मैंने ये नहीं कह रहा दोबारा करो यार, बस कैलकुलेटर रजिस्टर खत्म, 15 मिनट में हो जाए 15 मिनट में फारिग कर दो, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर मैंने क्लास सुकून से ली है ना, तो अल्लाह ने चाहा आपको लॉजिक घर पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। क्लास में तफरी हो रही है, दूर बैठे हैं, नहीं समझ आ रहा, वॉइस का मसला आ रहा है, वो घर पे बैठ के क्लियर हो जाता है। सही, यहाँ जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट आए या जितने भी फाइनलिस्ट आए जिन्होंने भी पोजीशंस ली, उनसे ज़ाहिर हमारा इंटरव्यू होता था, मेरा सर साजिद कबाड़ी का, हम बैठते थे, मैं उनसे एक ही सवाल पहला हमारा नॉर्मल होता था कि आपने क्या किया। उनका एक ही जवाब मिला, जिससे भी बात करी एक ही जवाब मिला, सर आपके जो हैंडआउट्स हैं ना उसको 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा। मैंने कहा भाई कैसे यार 5 दफ़ा? कह रहे जब आप क्लास में करा रहे 1 हो गया, फिर घर जाके करना 2 हो गया। अभी मैंने बोला ना, बेशक आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, कर तो रहे हो ना यार, सीरियसली। तीसरा सर मिड टर्म से पहले या टेस्ट से पहले, चौथा 1 महीने के गैप में, और 5वां 2 दिन के गैप में।
मतलब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो पोजीशन होल्डर हैं, वो अगर एक चैप्टर को 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक परसेप्शन होगी कि मैं एक दफ़ा में समझ जाऊंगा, मैं हीरो हूँ, जाहिल हैं आप, कसम खुदा की। वो भाई याद रख लें, कोई भी चैप्टर, और ख़ास तौर पर कॉस्टिंग जो बिल्कुल नया है, मिनिमम 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए आपको, मिनिमम बिफोर एग्जाम, मिनिमम 3, वरना आइडियली 4, 5 ना हो तो 4 तो हो। समझ आ गई बात। लेकिन सेकंड काम जो मैं कह रहा हूं वो मैं भी कराऊंगा, उसको मैं कहता हूं बुलेट्स एंड समरीज। अभी मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा, उसमें मेरे 4 लर्निंग आउटकम्स है, 4 चीजें कवर करूंगा। वो 4 चीजें इतनी काम की हैं कि आप एमएफए में भी काम आएगी। मुझे पता है एमएफए में बजटिंग का चैप्टर जो पहले कैफ 8 में होता था, मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत मुश्किल आता है। यानी पहले कैफ 8 में सबसे मुश्किल चैप्टर था बजटिंग। क्यों? तुम्हारा एग्जामिनर रुक ही नहीं रहा था, वो उसका लेवल ही नीचे नहीं आ रहा था। फिर उसने कैफ 6 में डाला। यार भाई थोड़ा सा ख्याल कर लो, ये कैफ 8 में आए, बेशक कैफ 8 के, बट ये पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी 40% रिजल्ट आता था। तो बजटिंग में जब आप जाओगे ना कैफ 6 में, तो आपको सबसे मुश्किल चैप्टर मेरा ख्याल है बजटिंग लगेगा। लेकिन अगर ये पहला चैप्टर जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये तमीज़ से कर लिया ना, तो आप बराबर में बैठे वाले को देख रहे होगे, वो परेशान होगा और आप आराम से कर रहे होगे। बेसिक्स है, वो रटी हुई होनी चाहिए। मैं 4 चीज़ें कराऊंगा, उन 4 में मैं 3-3, 4-4 बातें समअप करके दूंगा। ये वाली बात है, ये 4 चीज़ें पक्की हैं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होता। इसको मैं नाम देता हूँ टिप्स। टिप समझते हो? टिप का मतलब क्या है? मैंने 100 सवाल पढ़ाए या पढ़े, उसके बाद मैंने कंक्लूड किया कि यार ये 3-4 बातें अगर मुझे पहले से पता होती ना, तो मैं बड़े आराम से सवाल हैंडल कर लेता। मैं पहले ही बता दूंगा, ताकि आप उसकी हेल्थ से गलत इधर उधर ना जाए। वो इंशाल्लाह भी अंदाज़ा होगा, पहले ही हैंडआउट से अंदाज़ा हो जाएगा हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है। सवाल बेटा कोई चीज़ नहीं समझ आ रही ना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तफरी होगी लेकिन डिसिप्लिन भी होगा। बदतमीज़ी होगी तो मुनासिब बर्दाश्त नहीं है, साफ बात है। तफरी फुल। जब मैं शुरू होऊंगा ना, पीक पे आऊँगा, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। हाँ, मेरा शुरू से बिलीव है, शुरू से मेरा बिलीव है कि यार पढ़ाई के साथ अगर तफरी होगी ना तो प्रेशर नहीं आता। हम करेंगे, लेकिन यार डिसिप्लिन होना चाहिए ना। आप थोड़ी बदतमीज़ी पर, एक सवाल कर रहा है बेचारा परेशान है, आप उसकी रिकॉर्ड लगा रहे हैं, फिर जो मैं रिकॉर्ड लगाऊंगा, सही है ना, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा उसको। तो इसलिए वैसे काम करें, मजाक करेंगे। तीसरा काम, पहला क्या था? आधा घंटा 35 मिनट। दूसरा, हाँ, समरीज बनानी है, समरीज बनानी है। तीसरा, कोशिश करनी है, थोड़ा समझिएगा इस बात को, हर चैप्टर, मैं अपनी बात करूंगा किसी और टीचर की नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। हर चैप्टर के एंड में टेस्ट होना चाहिए। लेट से वो चेक भी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ छोड़ देना। आप क्या करते हैं, टेस्ट ना देने का बहाना ढूंढते हैं। सर वो चेक ही नहीं हो रहा, मैं क्यों दूं? अबे भाई तेरे लिए रखा है ना यार, तेरे फायदे के लिए रखा है, थोड़ा अप्लाई तो कर। कई चैप्टर आया नहीं आया, फौरन करो यार, क्या होगा? 30% रिजल्ट आ रहा है, 40 आ रहा है, आने दो। टेस्ट होगा, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, चेक होगा नहीं होगा वो एक सेकेंडरी चीज़ है, छोड़ दो उसको, मैं कह रहा हूँ। चैप्टर एंड होगा, टेस्ट होगा इंशाल्लाह। टेस्ट होगा, टेस्ट दे प्रॉपर तरीके से, घर जाए फिर ट्राई करें, फिर 2 या 3 दिन बाद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर होगा। यार खुद सेल्फ एवेल्युएट कर लो, बच्चे क्यों बने हो? अगर आपने उसको किया तो अंदाज़ा हो गया यार 70-80% में सही रहा, अल्लाह का शुक्र है। ये 3 काम आप करेंगे तो उम्मीद है अल्लाह ने चाहा आपको मज़ा आएगा। आई होप ये बात समझ आ गई, भूलेंगे तो नहीं? कंफर्म सब लोग खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है? बोलो मेरे कौन से हाथ में मार कर है? किसी हाथ में भी नहीं। अच्छा जी, चलें, अब मेरा ख्याल है ये 3 बातें बहुत ही ये कर लेते हैं। हैंडआउट अभी मैं नहीं दे रहा, थोड़ी देर बाद दूंगा ताकि कंसंट्रेशन रहे। अभी पहले हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। यार आपने, मैं पहला चैप्टर स्टार्ट, अच्छा हाँ, थोड़े बहुत स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मेरे पहले चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड कॉस्ट। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद
ये चैप्टर ऐसा है, तावीज़ बना के फिरना है उसको, इतना काम आएगा। सही, इतना काम, और बड़ा मज़ेदार भी है। ठीक, बिल्कुल समराइज्ड होना चाहिए, हल्का सा भी डाउट नहीं, 99% भी नहीं, 100% ये है तो ऐसे ही है। इसमें कोई ये करे शायद भाई तो होते ही नहीं मेरी क्लास में। इस क्लास में एक ही बंदा, उसका नाम है काशिफ ज़िया, और वो कहता है जो कह दिया सो कह दिया। डन है? सुनो इधर, वॉल्यूम एंड कॉस्ट। हाँ, आप लोग मुझसे पूछे थे बेटा, वो भी मैं बता दूंगा सुकून से, लेकिन फिर भी मेरे पास है जो मैंने और सर तला ने डिसाइड किया है, उसमें ऑलमोस्ट हाफ कर दिया हमने सिलेबस को तकरीबन। अभी तक ये डिसाइड हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, एग्जैक्टली कहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हंस रहा है भाई? वो जगह छोड़ रहे हैं ना किताब। अच्छा नहीं, चलो सही है। अच्छा दूसरा, सुनो इधर, नहीं मैंने कहा शायद सर तला ने कुछ और तो नहीं कह दिया, मैंने कहा तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन अभी तक यही प्लान हुआ है कि तकरीबन हाफ है। वो तो हम अल्लाह का शुक्र है म्यूचुअली में डिसाइड कर लिया करेंगे कि अगर उनके पास टाइम का इशू है, एक आध चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, मेरे पास मसला है वो पढ़ा देंगे। तकरीबन दोनों का हम उम्मीद है कि क्लैश आना नहीं चाहिए, लर्निंग के हिसाब से होता है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो अल्लाह ने चाहा बेहतर रहेगा। मेरे पास जो बेटा चैप्टर है वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ब्रेक इवन। सुना होगा आपने, CVP, माय फेवरेट्स। ठीक, ब्रेक इवन मैं लिख देता हूँ, चलो ये मेरा इरादा है, जो अभी हो सकता है मेरे जहन में ना हो क्योंकि वो हमने बहुत जल्दी में डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा खासा याद है। फिर मेरा इरादा है आपको करवाने का इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यार एक बात बताना, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? फीफो लीफो शैम वैम शैम है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने EOQ वगैरह पढ़ा हुआ है? इत्तेफाक हुआ है? नहीं, EOQ नहीं पढ़ा, ये वो टॉपिक है। हाँ, वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री लेवल्स और सेफ्टी स्टॉक डिटर्मिनेशन, वो हम पढ़ेंगे। ये मज़ेदार टॉपिक है, सही है। होपफुली ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं कराऊंगा लेबर कॉस्टिंग, ये मेरा प्लान है। हो सकता है बीच में एक दो टॉपिक रह जाए लिखने से, वो मसला नहीं है। पहले मैं मोटे बड़े टॉपिक जो है वो जहन में ला रहा हूँ, फिर बीच में खुद ही आ जाएंगे छोटे टॉपिक, परेशान नहीं होना। वो मैं आपको राइटिंग में दूंगा, सर तला के साथ एक दफ़ा और बैठ के फुल फाइनल करके कि यार ये वाले, तो फिर हम पेपर में बना लेंगे और उसको टाइप करवा लेंगे, तो मिल जाएगा सर तला के ये मेरे, ताकि आप चेकलिस्ट करते रहो, ये भी हो गया ये, और सिलेबस भी दूंगा उसके साथ कि मैच कर लो, ये चीज़ें पूरे सिलेबस को कवर कर रही है बाय मी और बाय सर तला शाहिद। लेबर कॉस्टिंग का इरादा है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर होपफुली इसके बाद होना चाहिए लर्निंग कर्व, जो मेरे पास है होपफुली। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम करेंगे डिसीजन मेकिंग। ये जो चैप्टर है, ये बड़े काम का है, ये बड़े काम का है। एग्जाम में जो कभी इसमें इतना वेटेज नहीं देता, 15-16 नंबर आते हैं, मैं आपको डिटेल दूंगा इंशाल्लाह, वरना अक्सर इससे ना 25-30 नंबर दे देता है सवाल। इसको तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इस पूरे एरिया में इवन सर तला के पास जो है उसकी भी बात करूँ ना, तो शायद मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा सबसे हैवी डोज ये है। ठीक, समझ रहे हैं आप? लेकिन इसका 80% एरिया आसान है, 20% में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें थोड़ा वही दिमाग से ज़्यादा मसला आ जाता है इंग्लिश का। उसमें इंग्लिश आती है, वो थोड़ी सी कभी आपको टफ टाइम देती है, लेकिन उसमें आपके लिए क्या अच्छी बात है, लास्ट अटेम्प्ट में वो एरिया आ गया, अब आप हो गए चिल। और जो अब आने वाला है इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में, वो उस 80 में से ही आएगा, मेरा अंदाज़ा है। मुझे इतने साल हो गए तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। और वो आएगा ना, वो है फिंगर टिप्स। अभी यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ, ये 5 चीज़ें करनी हैं, छठी कोई चीज़ ही नहीं है। 5+1 हत्ता उस वाले को ना 20% को इस तरह डिफाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों?
वो कभी भी कहीं से भी कुछ बोल देगा। तो ये एक आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। और ये चैप्टर अगर आपका एग्जाम में निकल गया ना तो बाकी से आप मैनेज कर लेते हैं। डन है। ये चैप्टर जब कैफ 8 में आता था ना, इसने बड़ी ज़िंदगी आज़ाद की है। और जब से कैफ 3 में आया है तो एग्जामिनर सुन हो चुका है। मैं हटा दूं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो मैं क्लास में बोल रहा होता था ना कि ये नहीं आएगा, एग्जामिनर दे देता था। और मुझे लगता था ये जो कॉस्टिंग का पेपर बना रहा है उसे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ अफ्तार भी कर लेते हैं भाई, डिनर भी कर लेते हैं कभी कभी, तो मुझे लगता था कुछ सही नहीं है। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुन रहे हो ना, आवाज़ तो नहीं जा रही ना। ये ब्रेक इवन एग्जामिनर बिल्कुल भूल गया है कि इसका लेवल बहुत ऊपर रखते थे हम एक ज़माने में। ऐसा ना जज्बाती हो जाए, इसी सेमेस्टर में कर दे, इसलिए मैं छुपा रहा हूँ ये बात। डन है। बहुत हल्का लेवल कर दिया, बहुत हल्का, लो प्रोफाइल, बहुत अच्छा बनाता है पेपर। इस चैप्टर को ना मैं 2 हिस्सों में कराऊंगा, ये मेरा प्लान है। बस पहले मैं कराऊंगा अप टू कैफ 3। क्यों? फिर आपको जब सर तला पढ़ाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइन एंड बाय, मैं पढ़ाऊंगा रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग, तो फिर इंशाल्लाह आखिर में इसको दोबारा से कैफ 8 के लेवल पे लेके जाएंगे जो उस दर आता था। वहाँ के जितने सवाल थे ना वो सारे कराऊंगा। इस इनिशियली कराना ना तो ऐसा लगता है यार थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जब ये टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइन बाय कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपका लेवल थोड़ा बेहतर हुआ है। अब मैं आप पे बर्डन डालूंगा, आप बर्दाश्त कर लोगे, स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, लेकिन कैफ 3 का एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, वो कवर करवाऊंगा अप टू कैफ 3। ओके, इवन कैफ 3 से थोड़ा ऊपर ही इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा, देखो ये आता था, नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये बेस आपको काम आएगी जब मैं कैफ 8 के सवालात कराऊंगा। समझ रहे हैं आप? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, एक आध टॉपिक और भी था मेरे पास, वो फिर बाद में देख लेंगे। ये मेरा अभी तक का प्लान है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद, ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों वाला, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग फिर मैं और देख लूँगा एहतियातन, अगर मुझे कुछ याद आएगा मैं आपके पास भी इसको रख लूँ, ताकि फिर मैं कंफर्म कर दूँगा आपको। डन हो गई। अच्छा भाई, ठीक है बेटा, और कोई सवाल? सर तला का मैं आपको बता देता हूँ, वो पढ़ाएंगे आपको फैक्ट्री ओवरहेड, वो आपको पढ़ाएंगे मेरे हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो लीफो वैम वगैरह, और वो आपको प्रोसेस जॉइन एंड बाय, वेरिएंस एनालिसिस, ये है। और एक आध और कोई छोटा टॉपिक है मेरा ख्याल है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, वो ये सारा हमने ABC है, ये वो उस तरफ रखा था। यानी असल में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैंने और उन्होंने क्या डिसाइड किया था, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ले लिया था, तो मैंने कहा आपने बेस बना दिए ना, बना आप रहे हैं, तो वो टॉपिक जो बेस अकाउंट बुक कीपिंग टाइप होते वो इधर आ जाएंगे, और एक होते जिसमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग यानी कनेक्टेड है। हाँ, अब जब आप ये करोगे ना तो इसके साथ ये बड़ा कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो मैंने इन्वेंट्री के 2 टुकड़े कर दिए, मैंने वैल्यूएशन आप पढ़ा दो क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हैं, मैं मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ, उसमें इंशाल्लाह हमारी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, अल्लाह ने क्लैश भी नहीं आएगा, ताकि वो फीफो लीफो वो पढ़ा रहे जहाँ जहाँ आ रहा है उन्हीं से पढ़ो यार। कभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन होता पता है क्या है, हर टीचर का अपना एक स्टाइल है बात करने का। उन्होंने एक चीज़ समझाई, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसको 2 तरीक़ों से सुन के उसके अंदर से कुछ नॉलेज निकालें, हम उल्टा घबरा जाते हैं। तो भाई उसको सुन लो यार, एक हो सकता है वो एक अंदाज से बता रहे हैं, मैंने दूसरे एरिया से बताया, उससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रादर देन आप प्रेशर ले लें। ठीक है, ये मिटा दो। ओके बेटा, अब आते हैं व्हाट इज वॉल्यूम एंड कॉस्ट्स। हाँ बेटा प्लीज, सबसे पहले आपने कॉस्ट स्टार्ट ली सर तला के साथ। मैं यहाँ एक खास कैटेगरी पे काम करने आ रहा हूँ जो आप जानते हैं। कॉस्ट की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फैक्ट्री, एडमिन, मार्केटिंग। दूसरी क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या ख्याल है?
डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? ऐसी छोटा सा बात, हल्की सी, ऐसी नॉलेज के लिए पता है ना, जो डायरेक्टली हो, एट्रीब्यूटेबल हो, और जो एट्रीब्यूटेबल ना हो। सर तला ने उसको कवर किया। डायरेक्ट के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो ट्रेसेबल हो विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यानी इसके साथ, ये मेरा एक क्लाइंट है, जो खर्चा इसके साथ कनेक्टेड है, और मैं आराम से कह सकता हूं ये खर्चा इसकी वजह से हो रहा है डायरेक्ट। लेकिन जो खर्चा मुझे इसके साथ कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है वो इनडायरेक्ट। बिजली का बिल एक ही है, अब इसमें कैफ 3, कैफ 4, कैफ 5, कैफ 6, कैफ 7, कैफ 8 किसकी वजह से कितना है मुझे क्या मालूम? इनडायरेक्ट। यही पढ़ा ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। डन। इसको मैं हटा दूं बेटा, कोई पॉइंट बनाना है बना लो, शाबाश। अब देखिए इधर, शाबाश। पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट जैसे कि सर तलहा ने आपको बताया, 2 फिर बिहेवियरल होती है, और उसमें क्या आ जाता है यार? वेरिएबल कॉस्ट और, फरमाइए क्या बात है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, थोड़ा सा बता दो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है। पहले ये लोग बोलेंगे। अब तुम लोग जितने सन्नाटे में बैठे हो अच्छी चीज नहीं, बोलो बोलना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट? फिर थोड़ी बात तुम लोगों के पास आता हूँ, बोलो बेटा। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो, है ना बेटा, यही पढ़ा है ना। और जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो। मैं यार सेकेंड ईयर कॉमर्स में पढ़ा रहा था, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा मैंने हर लेवल पे पढ़ाया, अपने कोचिंग सेंटर्स चलाए हैं। मैं 99 या 2000 से टीचिंग में हूँ, और जब मैं बीकॉम में था तब भी मैं टीचिंग में था। उस ज़माने में ज़रा बीकॉम के बाद हम लोग जाते थे प्रोफेशनल क्लासेस की तरफ, अब तो माशाल्लाह इंटर के बाद ही चले जाते हैं। खैर, एक आया सेकेंडरी कॉमर्स में बच्चा, मैंने उससे पूछा यार डू यू नो फिक्स कॉस्ट? मैंने उर्दू में पूछा होगा, ज़रा सेकेंडरी कॉमर्स का था। मैंने कहा डू यू नो फिक्स कॉस्ट? ओ फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मैंने क्या होती है फिक्स एसेट्स? कह रहा सर फिक्स एसेट्स जो ना हिले। और मैंने कहा बेहतरीन, मुझे ऐसे में ऐसे लोग चाहिए होते ताकि मैं उनको फिर क्लास में डिस्कस कर सकूं, फिर आप मुस्कुरा सके। मैं कोई कपिल शर्मा तो हूँ नहीं कि मैं लतीफ़े लिख के लाऊंगा, मैंने ऐसे ही करना, आप ही लोग आप ही में से निकालने। कुछ वॉलंटियर भी आएंगे इंशाल्लाह, क्लास खुद आएंगे। सर मेरा रिकॉर्ड लगाए ना, वो मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो कहला सर फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट्स जो ना हिले। अरे सर 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 क्या हाल है? सर दुआएं। बड़े दिनों बाद देखा भाई। बस सर दोबारा कॉस्ट पढ़ाने आए? बस वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग इससे सीखना है। सारे मेरे शपाटर हैं, होने नहीं यार, सब मैंने पढ़ाया भेज। बड़े यू पीपल आर लकी के सर काशिफ आ गए दोबारा पढ़ाने। इससे अच्छी कॉस्टिंग कोई नहीं पढ़ा सकता कराची में, ये मेरी गारंटी है सर। जज़ाक। और सर कैसे? बहुत खुशी है आपसे मिलकर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। सर छोड़िए, नहीं लगाइए, धो गया शराब का मसला नहीं है, वो मैंने आते सर लगा दी। अच्छा क्या बता रहा था? बोले जी फिक्स एसेट्स तो ना हिले। मैंने कहा अच्छा बेटा जस्ट इलैबोरेट। कह रहा सर मसलन ये बिल्डिंग नहीं हिल रही, फिक्स एसेट्स। मैंने कहा कुर्सी, कर हिल रही है, करंट एसेट्स। मैंने कहा मैं, कर आप भी हिल रहे, फिर करंट एसेट्स। कसम खुदा की ये उसके जवाब थे। फिर मैंने कहा तू किधर से आया भाई? फिर उसकी दूसरी एग्जांपल भी दूंगा जो उसने बोली थी, मैं समझ गया कहाँ से आया है। मैंने कहा कह रहे सर एक कन्फ्यूजन है। मैंने कहा बोल मेरा बच्चा क्या? मैं तेरी कन्फ्यूजन को दूर तो करना है। कह सर सही दरवाज़ा क्या है? ये हिल भी रहा है और फिक्स भी है। मैंने कहा बेटा सेमी फिक्स। मैंने कहा कहाँ से आया? इसका मतलब ये नहीं कि उसको टीचर ने गलत बताया होगा, हमने थोड़ा बाज़ औक़ात लफ्ज़ थोड़ा सा गलत जोड़ देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिक्स एसेट्स का मतलब कभी भी दिमाग में ये नहीं लाइएगा कि वो चेंज नहीं होता। नेवर। फिक्स एसेट्स भी
चेंज होता है ना यार। सुनते जाना, अब रुक जाना। अब लेट मी थोड़ा सा इसको 2-3 बातें बोल दूं, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहीं से तो गेम शुरू होगा। अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन नहीं आती, अगला चैप्टर सीवीपी नहीं हो सकता, ब्रेक इवन हो ही नहीं सकता, और डिटेल में तो हो ही नहीं सकता। इस पहले हैंडआउट के आखिर में 4 बातें, 4 चीजें आपको पानी होनी चाहिए। हाँ बेटा, तो फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, आंसर इज यस। ये मैंने भी बोला, अब इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार दे। व्हाट इज वेरिएबल एंड फिक्स? अभी आपने कहा जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज हो, तो पहले तो अपना लफ्ज बदल दे, प्रोडक्शन की जगह लफ्ज लाए वॉल्यूम। प्रोडक्शन इज अ नैरो वर्ड, वॉल्यूम इज अ ब्रॉड वर्ड। वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो वो वेरिएबल है, जो वॉल्यूम के साथ चेंज ना हो वो फिक्स्ड है। सपोज सर, व्हाट इज वॉल्यूम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड डेज, नंबर ऑफ डोनेशंस, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ले जाओ उसको, जाने जाना है। जब हम प्रोडक्शन बोलते हैं ना, ऐसा लगता है लिमिटेड हो गया हमारा इसको। ओ भाई, ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ नहीं है। नंबर ऑफ बैचेस, मेरी सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बैच बेस्ड है, जितने बैचेस उतनी सैलरी। अब हम बोले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अजीब लगेगा, तुम्हारे बारे में बोलूंगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो। 3 लफ्ज आपने जहन में रखने हैं। एक चेंज का वर्ड, दूसरा वॉल्यूम का वर्ड, और तीसरा प्रोपोर्शनेट का वर्ड। बस खत्म, उसके बाद कोई चैलेंज ही नहीं करेगा। यार एक मिनट जरा, कोई, हाँ बेटा आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है। मैं बोल रहा था कोई मसला है, तो बेचारे समझ नहीं रहे थे। मैं बोल रहा हूँ लिंक नहीं शेयर हुआ, लेकिन वो कह रहे नहीं हुआ है। खैर बचपना है उसका। हाँ बेटा आवाज आ रही है। यार मैंने ना अभी बेटा मैंने कोई खास चीज नहीं बताई, हमने हल्की सी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, और अभी मैं बस शुरू हुआ हूँ, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। फिर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हल्का सा रिकॉल करवाया है, हल्का सा, बल्कि करवाया ही नहीं है, जस्ट पूछा है कि हो गई, ताकि मैं अभी यूज करूंगा तो आप कनेक्ट कर सके इसके साथ। ठीक है बेटा, मैं आगे चलूं, उम्मीद है आपको मसला नहीं आएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं जी, बोलिए। ओके डन, थैंक यू। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हटता जाऊंगा, मसला नहीं, आवाज आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वो मैं एक जगह खड़ा रहूंगा ना तो वो मजा नहीं आता। मैं इधर उधर भागना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना मजा रहता है उसमें, सारे एक्टिव रहेंगे। सही है ना? चले आगे चले इधर प्लीज। चेंज, वॉल्यूम, प्रोपोर्शनेट। ये प्रोपोर्शनेट वाला जो वर्ड है ये भी काम का है। पहली चीज, खाली ये कहना कि जो चेंज हो तो गलत। चेंज तो फिक्स कॉस्ट भी होती है, समझ गए? सर्टेन लेवल पे भी होती है, और ड्यू टू अदर फैक्टर्स भी होती है। मसलन इन्फ्लेशन सब पे लगता है भाई। अगर लैंडलॉर्ड के किराया बढ़ा दो तो रेंट तो फिक्स्ड है, वो बोलेगा किराया बढ़ा तो बढ़ गया, खत्म। कोई बोले सर वो तो साल में चेंज हो रही ना, लैंडलॉर्ड 1 महीने में किराया बढ़ा दे तो क्या नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे ना यार। इसका मतलब है चेंज तो फिक्स कॉस्ट भी होती है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से नहीं। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा है वॉल्यूम एंड कॉस्ट। इसके साथ कनेक्ट करो इसको, ओपन नहीं छोड़ो वॉल्यूम के बगैर। और वॉल्यूम इज अ ब्रॉड वर्ड। तो वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज हो। व्हाट डज इट मीन? अगर वॉल्यूम में 5% इंक्रीज आएगा तो इसमें भी 5% इंक्रीज आए। वॉल्यूम में 3% डाउन आ रहा है तो ये भी 3% डाउन हो, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। वो सर इन्फ्लेशन भी तो, अरे मैंने कब मना किया? हम बात करें सिर्फ वॉल्यूम की, सिंपल। अब अक्सर लोग, अभी आपने जितने लोगों ने डेफिनेशन दी सिर्फ ये 2 बातें बोली, प्रोपोर्शनेट वाली बात रह गई।
अब मैं बताऊंगा क्या है, दोबारा से सुन लें इसको प्लीज। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, सादा लफ्जों में यार, वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के चेंज होने से प्रोपोर्शनेटली चेंज हो। थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे ना तो एक्टिव रहेंगे। प्रोपोर्शनेटली चेंज हो, 3 लफ्ज बस बहुत है। प्रोपोर्शनेट सादा लफ्जों में 2% अप, 2% अप, 3.5% डाउन, 3.5% डाउन, 18% अप, 18% अप, 22% डाउन, 22% डाउन। दैट्स इट, कीप इट सिंपल। समझ गए? आगे सुने प्लीज। फिक्स कॉस्ट क्या वॉल्यूम की वजह से चेंज होती है? बोलो। होती है, ये वजह थी। फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम की वजह से चेंज होती है ना, क्यों नहीं होती? बट प्रोपोर्शनेटली नहीं होती, प्रोपोर्शनेटली नहीं होती। उसको कहते हैं स्टेप अप कॉस्ट, स्टेप अप कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, स्टेप अप कॉस्ट। सही, वो भी तो हो रही है। अब आपको बोले यार ये फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन की, तो आपको कोई चैलेंज कर देगा, ये क्या है? स्टेप अप क्या है? इधर एक लफ्ज है, आपने सुना होगा, रेलेवेंट। सुने? इत्तेफाक हुआ? बोल दिया करो, मसला नहीं है। नहीं ना? नहीं। इसका सादा डेफिनेशन दूं, औकात। क्या? औकात। आप अक्सर बोलते अपनी औकात में रहो। रेलेवेंट रेंज इस कमरे की एक औकात है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये इसकी औकात है। अगर यहां 100 लोग बैठ सकते हैं, ये इसकी औकात है। 150 आ गए ना, 2 बैच बनाने पड़ेंगे। एक फैक्ट्री 1 लाख यूनिट बना सकती है, उसकी औकात है। 1.5 लाख की डिमांड आ गई ना कुछ और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन दैट केस आपकी फिक्स कॉस्ट पे जंप आएगा, बट वो जो जंप होगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता है। वॉल्यूम में इजाफा हो 50%, फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो 15%, 18%, 22%। हो सकता है बाय चांस वो भी 50 हो जाए, बाय चांस होता है, कभी कभी हो सकता है, बट 99% वो अलग होगा। बट वेरिएबल के अंदर 99 भी अगर हो रहा है तो गलत है। 100%, 2% से अप, 2% से अप, 3% डाउन, 3% डाउन। ये मीनिंग है किसकी? नहीं, प्रोपोर्शनेट की। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन मैंने देने की कोशिश की है। समझ आ गई बात? अब हम पुरानी वाली नॉलेज, सत्तला की नॉलेज को यहां थोड़ा कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा है? डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज दिस? इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल बाय नेचर, बट इन केस ऑफ साइलेंस, अगर एग्जामिनर कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, इधर जाके देखा, उधर जाके देखा, सब जगह देख लिया, एग्जामिनर बता ही नहीं रहा, डायरेक्ट मटेरियल की नेचर इट इज वेरिएबल। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? हाँ बेटा, मैं अभी हैंड आउट दिलवा देता हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, मैं आप लोगों को भी करवा देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। यार बेटा बात सुनो, कैसे हो यार? बाकी से कहना वो हैंड आउट ग्रुप में शेयर कर दे, मुझे ऐड कर दे ग्रुप में। बाकी के पास है हैंड आउट, अभी बोल दो फौरन। हाँ भाई चलो आगे, क्या बता रहा था? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल। प्लीज अभी हैंड आउट को इग्नोर मार दो, अभी हैंड आउट ही शुरू कर रहा मैं। पहले सारी बेसिक होगी, हो सकता है आज ना भी करूं और हो सकता है कर दूं। पहले हम ओपन रखेंगे डिस्कशन। डायरेक्ट मटेरियल बाय नेचर, ये लिखते जाओ, ये लिखते जाओ, ये लिखते जाओ। अब ये रट्टा है, रट्टे का मतलब समझते ना, रूल है। अब हम वहां बैठ के एग्जाम में सोच रहे हैं ये क्या है, सोचना नहीं है भाई, ये है, ये है, ये नहीं है, खत्म बात। डायरेक्ट मटेरियल बाय नेचर क्या है बेटा? वेरिएबल बाय नेचर, बट इन केस ऑफ साइलेंस, डायरेक्ट लेबर, व्हाट डू यू थिंक? शुड बी वेरिएबल, बट फिक्स भी हो सकता है। पेरोल पे भी काम करती है डायरेक्ट लेबर, हो सकता हो। बट अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोल रहा,
तो डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल, या लेबर कह लो जिसे। लेकिन अगर वो साइलेंट नहीं है, वो कुछ बता रहा है, इशारा दे रहा है, और आपने वेरिएबल ट्रीट किया, आप गए, फिर नहीं हो सकता, फिर मसला आ जाएगा। डन है? डन। फिर इधर देखिए बेटा, इधर फैक्ट्री ओवरहेड सुन लो, अभी लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनके साथ कभी नहीं लिखा होगा वेरिएबल या फिक्स्ड, यू हैव टू अज्यूम, और ये यूनिवर्सल अजम्पशन है, इट इज वेरिएबल। बट बाकी सबके साथ मेंशन होगा। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, एडमिन ओवरहेड वेरिएबल, एडमिन एफर्ट्स, एडमिन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस वेरिएबल, मार्केटिंग एक्सपेंस फिक्स्ड। जब भी कोई चीज परसेंटेज में पर यूनिट में दी हुई है तो उसकी नेचर वेरिएबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं सेल्स कमीशन 5%, अगले ने पूछा सर इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड? यार 5% ऑफ सेल्स बोल रहा है, तो सेल्स के साथ चेंज नहीं होगा, तो वेरिएबल हुआ ना यार। आई होप मेरी बात समझ गए। इज दैट क्लियर? ये वेरिएबल की नेचर है, समझ गए आप। और फिक्स क्या है? अब आपको एडमिन ओवरहेड हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका? फिक्स्ड। तो इस तरह से आप छोटी सी समरी बना लें, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐसा है जो राइटिंग में आ जाए और यहाँ बैठ जाए कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, बाकी के साथ मेंशन होगा, लाजमी मेंशन होगा, इशारे होंगे इंशाल्लाह। आई होप क्लियर हो गया। बोलो बेटा। फिर एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं, सुना होगा, सेमी वेरिएबल। कुछ लोग किताबें कहती है सेमी फिक्स्ड। वो खर्चा जो एक होता है जो प्योरली वेरिएबल है, लाइक मटेरियल, लाइक लेबर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सपेंसेस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहना चाहिए, दोनों में फर्क है। पावर होता है मशीन बेस्ड जो फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये सारी हमारी जो चल रही है। इस तरह से कुछ चीजें होंगी जो पता है, अब रेंट है फिक्स्ड है, मैनेजर सैलरी फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं हो रही। कुछ आइटम आपको सेमी वेरिएबल बाय नेचर मिलते हैं। वो बाय नेचर क्या होते हैं? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है उसके अंदर कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। बिजली का बिल, केएनएस में जो बिजली का बिल आता है ना, वो एक ही आता है। उसमें सारा बिल इसलिए नहीं आता कि क्लासें हो रही है, एक भी क्लास ना तभी बिल आएगा। क्यों? स्टाफ ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्लास से सब ताल्लुक नहीं, वो तो बैठेगा। कॉरिडोर की लाइट्स, लाइब्रेरी, सर साजिद का ऑफिस, सर खलील का ऑफिस, और जो भी छोटे छोटे उन्होंने अपने बनाए हुए फैकल्टी रूम खुला रहता है। अगर क्लास नहीं हो रही, फैकल्टी आके बैठ रही है, वहाँ बैठ के कोई अपने लेक्चर बना रही है, सब चल रहा है। इसका मतलब है केएनएस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो कुछ वो है जो क्लास हो या ना हो वो होगा, और कुछ वो खर्चा है जो क्लास से शुरू होगी तो होगा। ऐसे खर्चे को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है गोश्त। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी देते बहुत सारी है, भरी पड़ी है। हाँ हाँ, परेशान ना हो, इधर बेटा, बहुत इसको ओपन रखे यार। अच्छा करे, बोल दिया करो, शाबाश। मैंने आपको दी बिजली का बिल, आपने किसी को सैलरी पे रख लिया, आपने कहा 1 लाख रुपए सैलरी है, बाकी कमीशन है। अब उसने आपको टोटल सैलरी बता दी, इसकी सैलरी बनी 2.5 लाख, तो बताओ इसमें फिक्स कितना वेरिएबल है? तो 1 लाख फिक्स है, 1.5 लाख वेरिएबल है। सही है। ये दूसरी एग्जांपल हो गई, इस सैलरीज की एग्जांपल हो गई, और पता नहीं कितनी एग्जांपल है। गैस का बिल आ रहा है, आपको पता है आजकल कैसा आ रहा है गैस का बिल हमारे यहाँ? एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, हाँ, दैट इज फिक्स्ड। फिर जितना आप यूज करोगे उतना आएगा, दैट इज वेरिएबल, सेमी वेरिएबल है। अब वो छोटी सी एग्जांपल है, हमें उसको, अब अगर किसी का खर्चा आ रहा हो 20,000 रुपये, उसमें 400 रुपये फिक्स हो, तो आप उसको बोले छोड़ यार, वो तो कचरा ही हो गया ना, इममटीरियल हो गया। लेकिन एक होता है बिजली का बिल है, यहाँ जो विदाउट क्लासेस का बिल है वो ठीक ठाक है, कम थोड़ी हो गया यार, तो हर जगह तो इसी चल रहे हैं। अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो भरी पड़ी एग्जांपल, जहां दिल चाहे ले जाओ इसको। सैलरी हो गई, फिर मैंने अभी बताया बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। सेल्स टैक्स भी आएगा। सेल्स टैक्स अलग चीज है,
वो अलग है। देखो पहली बात, से टेक्स्ट वैसे भी आप उसको यहाँ ला नहीं सकते। सेल्स टेक्स्ट तो बाय नेचर वेरिएबल हुआ ना, जितना आप मटेरियल लोगे उस सब पे लगेगा, हर चीज़ पे। यार एक बात बताऊँ आपको, सिंपल सा रूल दूँ, जो चीज़ परसेंटेज बेस्ड है ना उसको तो वेरिएबल ही होना है। सेल्स टैक्स क्या होगा, 17%, 18%, किसका, फलाना वैल्यू का, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लाइक दिस। आई होप क्लियर है। देखो एक होता है गोश्त, एक होती है हड्डी, और एक होता है हड्डी वाला, बोलो ना, हड्डी वाला गोश्त। गोश्त वेरिएबल, हड्डी फिक्स्ड, हड्डी वाला गोश्त सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम्हारे पास जो अकाउंटिंग कॉस्टिंग पढ़ोगे वो दो मेजर फैक्टर होंगे। एक फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, सर तला जो साइड पढ़ा रहे हैं वो रिपोर्टिंग पर्पस पे ज्यादा फोकस है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बहुत मार्क्स आते हैं उससे, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ज़ाहिर है किसी को एक जगह जाना था, स्टार्ट उन्होंने लिया, मैंने सर आप यहाँ से कर लीजिए, जब आपने स्टार्ट ले लिया है तो मैं इधर से आ जाता हूँ। और एक होता है बेटा कॉस्टिंग पढ़ना है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, मुख्तलिफ फैसले लेने हैं, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। अगर आप रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो आप कोई सी भी कॉस्ट का मसला नहीं है, वेरिएबल फिक्स सेमी वेरिएबल सब एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, ये चैप्टर जो मेरा पहला चैप्टर है, ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, लेबर कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, जहां डिसीजन मेकिंग आती है वहां कॉस्ट सिर्फ दो होती है, आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड, आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड, नो मोर सेमी वेरिएबल। तो सर फिर इसका क्या करेंगे, रिलैक्स चिल। एक शादी में आप गए, एक शादी में आप गए, एक इवेंट में आप गए, पार्टीशन लगा हुआ था, खवातीन इधर जेंट्स इधर, इनके अरमानों पे पानी फिर गया। सही सुनो गौर से, अब लगा हुआ था तो खत्म भाई, खवातीन इधर और जेंट्स इधर। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमारी कॉस्ट है वो या तो वेरिएबल होगी या फिक्स्ड होगी, या तो गोश्त होगा या हड्डी है। कोई चीज़ आती है लेके भाई ये आया, ये क्या है, गोश्त, इधर रख दो, ये क्या है, हड्डी, इधर रख दो, ये क्या है सर, हड्डी वाला गोश्त, लेके जाओ, गोश्त अलग करो, हड्डी अलग करो, गोश्त यहाँ ला के रख दो, हड्डी यहाँ ला के रख दो। हड्डी वाले गोश्त में से गोश्त और हड्डी अलग करने के 3 मेथड हैं। आप बोलोगे सर हमने तो घर में कभी सोचा ही नहीं, हम तो छुरी उठाते और शुरू हो जाते, यहाँ आके पता चला। अच्छा वो आपने पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे इंशाल्लाह। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जिसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। तो अगर मैं तो मानता ही नहीं सेमी वेरिएबल, मुझे तो कॉस्ट या तो बोलो ये वेरिएबल या फिक्स है, बीच की कोई राह नहीं है कोई राह। डन, ओके फाइन। लेकिन सर कुछ आइटम तो है ना, ये बिजली का बिल आया सेमी वेरिएबल है, ये जो सैलरी आपको नजर आ रही है सेमी वेरिएबल है, ये मुख्तलिफ किस्म के और खर्चे नजर आ रहे हैं, सेमी वेरिएबल बाय नेचर है। उठाओ इसको लेके जाओ और क्या करो, वेरिएबल अलग करो, फिक्स अलग करो, सेमी इसमें से ये उठाओ यहाँ ले जाओ, इसको उठाओ यहाँ ले जाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मेथड है, उसमें एक है हाई लो मेथड। ये जितनी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब मेरे पहले हैंडआउट में है, हमने इन चीज़ों को कवर करना है। वेरिएबल और फिक्स के ऊपर बिलीव लाना है, हाई लो पे डिस्कशन करनी है, व्हाट इज वॉल्यूम उस पे ग्रिप करनी है। मेरे 4 टारगेट कवर होंगे पहले हैंडआउट से। नंबर 1, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं किससे, एग्जैक्टली वॉल्यूम के होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या चीज है, सही। तीसरा आपके पास वेरिएबल और फिक्स क्या चीज है। चौथा हाई लो में किस तरह से करते हैं और क्या
इसके अंदर जो है ना हमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी होती है और किन बातों का ख्याल करना होता है, कहाँ आके एग्जामिनर इसमें डॉज देता है, ये 4 चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर हर पॉइंट के अंदर मैं 3-3 4-4 समरीज दूंगा कि जब आप हाई लो लगाएंगे ये 3 बातों का ख्याल रखेंगे। अभी बता रहा हूँ, वो बातें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, फिर उसको मैं सवाल से प्रूव करके दूंगा। डन। हाई लो। फिर एक कहलाता है स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह कहते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस, सुना होगा आपने है ना माशाल्लाह से। और तीसरा कहलाता है स्कैटर डायग्राम। ये 3 मेथड है हमारे पास, सही, लेकिन हम इस पे फोकस करेंगे, है? यानी मैंने तकरीबन 3 या 4 सवाल रखे होंगे जिस पे मैं इस पे काम करूंगा। बस हमारे असल में ये काम का है, जो हमारे किसी भी चैप्टर में कहीं भी जुड़ जाएगा। ये बिन बुलाए मेहमान है, कभी भी आ जाता है। सीवी पढ़े वहाँ गया, रेलिवेंट पढ़े वहाँ गया, डिसीजन पढ़े वहाँ गया, लेबर कॉस्टिंग पढ़े वहाँ गया, टारगेट कॉस्टिंग पढ़े वहाँ गया। भाई तो कोई रुक जा यार, नहीं समझ आ गई बात? ये कभी भी मिलेगा आपको। इस हैंडआउट में जो चीज़ पढ़ाऊंगा वो हर चैप्टर में कभी भी मिल जाएगी आपको। इज दैट क्लियर? मैं बेटा अभी 2 मिनट बात कर दूंगा, सही है? सेमी वेरिएबल दोबारा बता देता हूं यार, सॉरी मैं आपको देख नहीं पा रहा, अब मैं माजरत यार, वो मैं, हाँ सही बात है, इसको मैनेज नहीं कर पा रहा, कर देता हूं मैं अभी। 1 मिनट लगेगा बेटा, 1 मिनट यार, इन लोगों को बेचारों को जवाब दे दूं। अबे यार तुम लोग फिजिकली आया करो। खैर अगर कोई कराची से बाहर है वो कैसे आएगा? अगर कराची वाले हो तो आ जाया करो यार। ये क्लास में आने का जो फायदा है ना वो अलग ही है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं बेटा वो कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों एलिमेंट पाए जाते हों। मसलन बिजली का बिल, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सैलरीज, यानी वो खर्चा जब आप उसको देखें तो उसके अंदर फिक्स एरिया भी मिल रहा है कि कुछ अमाउंट है जो देना ही देना है, फैक्ट्री में ताला लगा दो तब भी देना है, और कुछ अमाउंट ऐसा है जो एक्टिविटी के साथ, वॉल्यूम के साथ, एक्टिविटी के साथ, वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉइस आ रही है बेटा? हाँ भाई, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ऑनलाइन वाला वॉइस आ रही है यानी सेटिंग इसकी जो ना माइक की, इसमें जो काम आ रही है, ठीक है क्लियर, ठीक है ठीक है। ये ना वो कर्सर जो ना ऊपर चला जाता है, जो पुराने मैसेज है वो नज़र आ रहे हैं। अभी मैं करवा लेता हूँ इसकी सेटिंग, यहीं से होगी ना, कहाँ से होगी? चले खैर देख लेंगे। हाँ भाई क्या बता रहा था? फाइन चलो आगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो बजटिंग में पढ़ाया जाता फोरकास्टिंग के साथ, पहले था फोरकास्टिंग वगैरह का, मैं देख लूँगा कितने आता है, वैसे है नहीं, ये है नहीं। और ये बेसिकली हाई लो क्या है, ये आपको किसी भी चैप्टर में आ जाएगा और ये आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आते नहीं है इसके ऊपर काम ना दिया हुआ है। बजटिंग जब पढ़ाते हैं ना उसके अंदर एक टॉपिक है फोरकास्टिंग, वहाँ आपको ये पढ़ाना होता था, तो कैफ 8 में पढ़ाया मैंने, कैफ 3 में मैंने नहीं देखा। समझ आ गई बात? परेशान ना हो। अब आप इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क समझ लें और से सुने। हाई लो समझते हैं? इत्तेफाक हुआ कभी पढ़ने? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं बोलो नहीं, वेरी सिंपल, ये हम करेंगे सवालात। अभी हम ना पूरे हैंड आउट को थोड़ा सा हल्का हल्का डिस्कस करें ताकि इंटरेस्ट बने कि हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर, और शौक से पढ़िएगा। ये हैंड आउट मैंने कहा तावीज़ बनाना है, ऐसा होना चाहिए रात को 3 बजे को लात मार के उठाए ना कि ये क्या है, उसको जवाब दो और सो जाओ, देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा पानी उसको हैंड आउट। सुनो इधर, अब इधर देखो बेटा, इधर और तो सुनो। हाई लो, कोई बंदा आया यहाँ पर, इससे मिला, पूछा काशिफ सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और लास्ट में गया उससे पूछा काशिफ सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और एक राय डेवलप करी और चला गया। दैट इज कॉल्ड हाई लो। हाईएस्ट
और लोएस्ट। सिंपल रखो भी, नंबर जब आएगा देखी जाएगी। सही है मेरा बच्चा? सिंपल। इन दो लोगों से बात करी और इसी तरह सबसे पूरी क्लासों में गए और सर साजिद को, सर खलील को एक रिपोर्ट सबमिट करा दी। अच्छा फीडबैक है, बुरा फीडबैक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? हो सकता है इन दोनों को मेरी शक्ल से नफरत हो। इन दोनों ने तो मेरे बारे में जो बोलना है ना, वो मेरे अम्मा पापा को भी नहीं पता होगा। ऐसी सी बातें निकलेंगी इनके पास से। और हो सकता है इन दोनों को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव हो, मुझसे बहुत ज़्यादा उनसियत होता है, ताल्लुक होता है बाज़-औक़ात। इनको बहुत मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। ये इतनी बड़ी तारीफ बांध देंगे, पता चला बाकी सारे बोल लोगे ये खासियत हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। तो ये ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपने स्पीड अप काम करना है तो आप हाई लो लगाते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? लेकिन एक बात याद रख लें बाप, ये तीनों मेथड क्यों हैं? क्या है ये? नहीं, बदतमीजी से बताओ। हड्डी वाले गोश्त को, हड्डी वाले गोश्त में से हड्डी और गोश्त को अलग कर ले। यार इससे ना याद रहता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई 20, 22, 25 साल पहले, कि अगर आप चाहते ना टीचिंग के अंदर, वो तो खैर किसी और के बारे में कह रहा था लेकिन मैंने उसको टीचिंग में ले आया, तो कभी भी ना नॉर्मल एग्जाम्पल ना दें, हमेशा बेतुकी एग्जाम्पल दें, स्टूपिड, जिसका कोई सर पैर ना हो। अब कहाँ वेरिएबल, कहाँ फिक्स, कहाँ गोश्त, बट मज़ा है उससे ना। ये एसोसिएट करते हैं, अच्छा रिटेन रखते हैं ज़्यादा। तो मेरी अक्सर एग्जाम्पल इंशाल्लाह, मेरा एक और तखल्लुस भी है बेटा, मेरा नाम है बेतुका शायर। आगे जाके मैं शायरी भी करूँगा जिस पे तुम बोलोगे सर इसका सर पैर नहीं लग रहा। नहीं, इसीलिए तो कहता हूँ बेतुकी शायरी, लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा। कभी कभी कर दूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। चलो आगे। सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स को बाइफरकेट करने के लिए हमारे पास 3 ही मेथड्स होते हैं। उनका नाम है, पहला हाई लो, जो इस हैंडआउट में मौजूद है और उसको हम भरपूर करेंगे। दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैं स्टैट तो नहीं पढ़ा रहा ना बेटा, इधर मेरा बच्चा। a इज फिक्स्ड, b इज वेरिएबल एंड x इज वॉल्यूम। खत्म। मैं तो इसके साथ जोड़ूंगा ना इसको। यार आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसको और इसको। ये क्या है? टोटल खर्चा। आप कह रहे हैं ये जो खर्चा है इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी है। ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, ये वॉल्यूम है। इक्वेशन लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे, वेरिएबल भी अलग हो जाएगा, फिक्स भी अलग हो जाएगा। और स्कैटर डायग्राम क्या है? आप क्या करते हैं? डायग्राम बनाई, चार्ट बनाया और प्लॉट कर दिया, वहाँ किस वॉल्यूम पे कितना, और फिर उसमें से बेस्ट फिट लाइन निकाली। वो सब्जेक्टिव होता है। बस एक छोटी सी बात बताऊंगा, इसमें और इन दोनों में क्या फ़र्क है, ऐसे ही हल्का सा बताओ, सादा लफ्ज़ों में। मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत एक छोटा सा प्यारा सा डिफरेंस है। बोले कोई बात नहीं यार। देखो, बोलने से ना क्लास में एक्टिविटी हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं बुलवाता हूँ, जो आए बोल दो। हो सकता है आप बोले और बिल्कुल भी मज़ा ना आए, कोई मसला नहीं। और पूरा डेटा नहीं है, क्या बात, यही है मैंने कहा ना यार, आता है, कॉमन सेंस की जरूरत है। इधर देखें, इन दोनों में ना मैं इसकी और इसकी बात नहीं मानूंगा, सबकी बात मानूंगा। और वो कैसे? हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एक चीज़ होती है, शायद तुम लोग करते होगे, इवैल्यूएशन फॉर्म आता है आजकल? नहीं आ रहा, नॉर्मली आता है इदारों में। जब मैं पहले पढ़ाता था, हर सेमेस्टर के बाद हम बैठते थे, मैं और साजिद सर, ये बच्चे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये अच्छा चल रहा है, ये बुरा चल रहा है, सर कुछ इस पर क्या करें यार, अगले सेमेस्टर से ना इंशाल्लाह ये करेंगे। तो मैं बहुत बैठा हूँ सर साजिद के साथ हर सेमेस्टर में। मेरा ख्याल है पता नहीं कैसे हो गया, मैं अभी बोलूँगा इनसे दोबारा शुरू करो यार। ये तो अच्छी चीज़ है ना, इन लोगों को पता होना चाहिए, हमें फीडबैक मिलना चाहिए क्या मसले आ रहे हैं, ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग करें। होती है फीडबैक फॉर्म, पता है कैसे आता है? आपने नहीं किया, चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ आया, सबको पेपर दिया, आपने लिखो भाई 4 कॉलम बना दिए, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। कुछ क्लास में बैठे होते तो एक और कॉलम बना देते थे। अब वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बैड उतने बैड से, समझ रहे ना आप? हाँ, सुपरलेटिव फॉर्म में चले जाते थे। अच्छे में तो कुछ पागल हो जाते थे, अच्छी तारीफ, मज़ा आता था। फिर नीचे आपने कमेंट लिख दिए,
यार ये मसला है सर के साथ, और वो आपको मिले। फिर ये क्या करते थे, अपने स्टाफ को दिया, वो समराइज कर लेता था कि सर ये टोटल कमेंट्स आए आपके, और ये एरिया में ना थोड़ा सा मसला आ रहा है आपके साथ। ठीक है सर, सारे टीचर्स के साथ बैठते और होता है, ये चलता है, हर बात हर टीचर नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? ये जो इवैल्यूएशन फॉर्म है ना, इसमें किसकी बात सुनी जा रही है? एक की, दो की, सबकी। तो अब यहाँ जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उन सबको वेटेज देंगे, 10, 20, 30, 280, जो भी। कंप्यूटर का ज़माना है यार, कैलकुलेटर्स सारे साइंटिफिक चल रहे हैं। आप वो डेटा पुट करो, ऑलरेडी पढ़ा होगा, कॉपी पेस्ट मारो, फॉर्मूला लगाओ, ठक करके आंसर आ गया, आराम से आ जाता है। लेकिन हमारा फोकस इन पर नहीं है, हम किस पर फोकस करेंगे? हाई और लो के ऊपर। ये छोटी सी बैकग्राउंड मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। डन है, चलो आगे। इसको कॉपी करना है बेटा, उतार लो, कोई पॉइंट बनाना है बना लो, बता दूं, है ना? चलो, थैंक यू। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। फिर अगर हैंडआउट की जरूरत होगी वो भी दे देता हूँ। यार देखना, शेयर हुआ हैंडआउट? हो गया ना? ठीक है। अभी मुझे पता नहीं ग्रुप में ऐड किया, मैंने बोला था मुझे भी ऐड करता ना यार, ताकि मैं घर से हैंडआउट शेयर कर दूँ, ताकि किसी को चाहिए हो, देखना हो तो घर से देख ले। नहीं किया? चलो मैं बोल दूंगा दोबारा, बोलो बेटा। हाँ चलो यार, आपने एक बचपन से एक लफ्ज़ सुन रहे हैं आप, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज जीएम, ग्रॉस प्रॉफिट। पूरा लिख देता हूँ, चलो, ग्रॉस प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर ये तो हम बचपन से पढ़े, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं यार? अभी हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, इससे मिलता जुलता एक और टर्म होती है, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, क्या? मार्जिन। शॉर्ट में बताओ, सीएम। फिर एक और लफ्ज भी होता है जो आपके किसी काम का नहीं है। आप बोलोगे जब किसी काम का नहीं है तो लिख क्यों रहे? थ्रूपुट मार्जिन। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना? दैट इज कॉल्ड टीएम। अबे जब तीन ही मार्जिन है, दो पढ़ लिए, तो तीसरा पढ़ के नॉलेज तो ले लो, 30 सेकंड लगेंगे। तो कल को कोई बोल दे यार थ्रूपुट मार्जिन, आप बोलो हाँ पता है, बोले क्या बात है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो कभी सुना ही नहीं होगा, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। तो वन इज जीएम, द अदर इज सीएम, एंड थर्ड वन इज टीएम। अब मैं आगे जाके ना अक्सर ये बोलूंगा जीएम सीएम टीएम, सही ना? पूरा वर्ड बोलने में बोरियत होती है यार, है ना? जीएम सीएम और टीएम। ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, थ्रूपुट मार्जिन। व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पहले ये बोलेंगे, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। ग्रॉस मार्जिन फॉर्मूला, हाँ अरे बोलो यार, क्या? सेल्स माइनस, जल्दी बोलो मेरा बच्चा, कॉस्ट सारी, हाँ COGS। आवाज आ रही है? दैट्स इट, जो आपने बोला वही लिखने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन? प्लीज, रेवेन्यू माइनस COGS। डन है? डन, फाइन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? अभी आप ना फॉर्मूला बेस रखो, फिर वहां से हम इसको लॉजिक को फैलाएंगे, ताकि थोड़ा समेट के भी चले ना यार। ग्रॉस मार्जिन, क्या बात है, आया यही है? सबको समझ आ गया? सुनो इधर, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगेन सेल्स से बेहतर वर्ड है रेवेन्यू। फीस केएनएस के अंदर अगर सीएम निकालेंगे, सेल्स किधर है? फीस है। लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या चीज? लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। किसमें? कंट्रीब्यूशन? अरे नहीं बेटा, रुक जाओ। लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, आराम से रिलैक्स हो, मिलाना नहीं, उलझाना नहीं है। देखो टर्म से कुछ नहीं होता, आती ठीक है, नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा ताल्लुक खराब हो गया? नहीं, नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं भी।
तो टर्म्स का मतलब होता है नाम का मालूम होना। रिलैक्स, उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज प्राइम कॉस्ट। सर वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने बोला है तो मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ। माइक का मसला है। हाँ भाई देखो ऊपर बैठा तो नहीं है, हालात भी होते हैं ना बाद वक़्त, वो डिस्टर्ब हो रहा फिर ऊपर से कोई आए, डर तो नहीं रहे। सुनो इधर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर FOH कन्वर्जन, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। डन है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज थ्रूपुट मार्जिन? बेटा वो मेरा बच्चा बात सुनो, कोई बात नहीं, इन्होंने एक सवाल किया है। किसका? नहीं वो तो है, लेकिन मैं क्या करूं, बोलूं नहीं, हटा दूं? ये मेरी आवाज़ आ तो रही है ना, हटा दूं बेटा? हैं ट्राई करूं? आवाज़ आ रही है? अरे यार अल्लाह ने बड़ी ख़तरनाक आवाज़ दी है। सुना इधर, यार इनको तो आ रही होगी ना? हाँ बेटा आवाज़ आ रही है ना? बेटा वो ग्रॉस मार्जिन जो आप सोच रहे हो ना, वो आप सोच रहे हो परसेंटेज, उसमें डिवाइड भी कर देंगे, मसला थोड़ी है। हम बात करें एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, जस्ट एक नंबर की बात कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड करूंगा रेवेन्यू से तो वो कहलाएगा CM परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट GM डिवाइड करूंगा रेवेन्यू से, वो कहलाएगा GM परसेंटेज। अभी हम परसेंटेज पे नहीं जा रहे बेटा, अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह अगले, मेरे पहले सवाल में से समझो परसेंटेज भी जाना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी परसेंटेज की बात नहीं हो रही। थैंक यू, बस पूछ लिया करो, फौरन पूछ लिया करो। आ जाते हैं, अब आप बेटा क्लियर हो गया, रेवेन्यू माइनस COGS इज GM। अभी जो मैंने बताना है वो अलग चीज है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूं। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट CM, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM। एंड व्हाट इज दिस? पहले ही बता रहा हूं ये हमारे काम का नहीं है, बस एक नॉलेज लिख दूंगा, उसके बाद दोबारा पूछना नहीं मुझसे, जरूरत भी नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। लेकिन जब 3 ही मार्जिन है कॉस्टिंग में तो तीसरा भी सुन लो ना यार। And what is this? Very simple. Revenue minus direct material costs. बस, never labor, never FOH. Done है? That's it. अब जब ये किसी भी कहीं पे भी काम, ये हमारा एक CA फाइनल में पहले होता था एक चैप्टर थ्रूपुट अकाउंटिंग, मैं ICMA को पढ़ाता हूँ, वहाँ ये चैप्टर अभी भी है, थ्रूपुट अकाउंटिंग। ACCA के अंदर है, बट अब CA फाइनल से हटा दिया है, अब ये पढ़ाते ही नहीं थ्रूपुट। सही है, इतने काम का नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो यार हम कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं, बात हो रही है, यार इसका थ्रूपुट मार्जिन जो है ना, वो ज़रा आप शक्ल देख रहे हैं। हाँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, यही है, यही रह जाता है आदमी का। और वो बोले मैंने तो, हम तो वैसे ही ईगो का मसला है, मैं तो CA करके आऊँ, मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है, अच्छा हमारे ईगो, बस लो भाई कहे, हालांकि है कुछ भी नहीं, इसकी औकात ही क्या है भाई। रेवेन्यू में से माइनस कर दे डायरेक्ट मटेरियल। अगर आपकी जो रेवेन्यू आ रही है और आपकी मटेरियल कॉस्ट जो है, अगर 10 मिलियन आपकी रेवेन्यू है, 2 मिलियन मटेरियल कॉस्ट है, माइनस कर दो 8 मिलियन, क्या हो गया? थ्रूपुट मार्जिन। कीप इट सिंपल। थ्रूपुट के 2 मतलब होते हैं बेटा, थ्रूपुट के 2। अभी ये बता क्या रहा है, जब मैं ये बताऊंगा तो ये खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन थ्रूपुट के वैसे 2 मतलब होते हैं, याद रखना। थ्रूपुट अगर डिक्शनरी में देखोगे उसके 2 मतलब हैं। एक थ्रूपुट होता है उतना बनाओ जितना बिक सके। आप बोलोगे सर हम वही तो बनाते, नहीं, हम अक्सर इन्वेंट्री के लिए बनाते हैं, हम पहले बनाते हैं फिर कोशिश करते हैं बिक जाए। थ्रूपुट कहता है एक नई साइकोलॉजी, नई फिलॉसफी है, वो कहता है पहले ही देखो ऑर्डर आए हुए, हाँ आए हुए, अब बनाओ। सर मेरे पास तो 1 लाख की कैपेसिटी है, ऑर्डर कितने हैं? सर 60,000, तो 60 बनाओ। सर लाख बना लेते 40 पड़े रहेंगे, ओ भाई जो बोला है वो कर, 60 बनाओ, 40 को क्यों रखें हम? इससे एक ये लफ्जी मतलब है थ्रूपुट, और एक थ्रूपुट का मतलब है थ्रूपुट मार्जिन, प्रॉफिट। ला सादा सा है अगर आप गौर करो,
जो रेवेन्यू आ रही है उसमें से आपने माइनस हटा दिया मटेरियल, मतलब मटेरियल के बाद ये बचा, मटेरियल हटाने के बाद ये बचा। डन है बेटा। अब मैं एक और चीज समझाता हूं, एक अब आज के बाद ये भी याद कर लो तो क्या बात है। रेवेन्यू माइनस COGS, हाँ इंशाल्लाह साथ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, समझ रहे हैं आप। 2 दिन 3 दिन मैं 2 दिन वो, इस तरह हम लेके चलेंगे, क्योंकि वो आखिर में आऊंगा ना तो बेकार हो जाता है। इसीलिए हमने टॉपिक इस तरह लिए हैं, जैसे ये CVP है स्टार्ट में हो सकता है, लेबर कॉस्टिंग, लेकिन अपना रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग वो एंड में होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी चाहिए। इसी तरह सर तला पढ़ाएंगे वेरिएंस और प्रोसेस, वो थोड़ा आगे होना चाहिए। अब मैं उनको बोलूँ 5-5 6-6 दिन पढ़ा दें तो वो फिर भागेंगे और वो मज़ा नहीं रहेगा। तो दोनों साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला है तो बात करो, फिर हम दोनों बैठ जाएंगे कि यार ये ज़रा देख लीजिएगा। कोशिश यही होगी जो सर तला पढ़ाएं वो मुझसे ना पूछें आप। इवन अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उनकी माने। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़, तो उनसे ना पूछो। सपोज कभी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी मैंने कहा ना यहाँ बैठ के सुनने में कभी कभी हो जाता है। आपकी भी ज़ाहिर पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपको लगेगा मैं कुछ कह रहा हूँ, हालांकि हम दोनों एक ही बात कह रहे होंगे, अंदाज अलग होगा। तो जो एरिया मेरे पास है वो मेरा फाइनल है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ, और मुझ पर भरोसा है तो फिर पूरा करो, फायदे में रहोगे। सिंपल सा उसूल है, सही है। तो कभी क्लैश आने नहीं देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। सही है बेटा, आगे चलूं, बोलो डन। हाँ मैं बता रहा था आपको, इधर रेवेन्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट, नो ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरहेड। अब यहां से मैं जरा अलग स्टाइल से बताऊंगा, बोलो बेटा। हाँ देखो बात सुनो, अब आप एक बिलीव लाएंगे। अगर मैं कहता हूं रेवेन्यू है 10 मिलियन, रेवेन्यू है 10 मिलियन और फैक्ट्री कॉस्ट है 6 मिलियन। यार ये तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा वहां पर। हाँ बेटा नजर आ रहे हैं ऑनलाइन वालों, ग्रीन ग्रीन आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही लिखा है ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। तो क्या बचा 4। व्हाट इज दिस? ग्रॉस मार्जिन। और अगर मैं कहूं रेवेन्यू है 10, वेरिएबल है 6, तो ये क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए काम का नहीं है, नॉलेज के लिए दिया था बस, काफी है। 1 मिनट लगा, खत्म। अगर मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन 4 मिलियन, तो इसके 2 मतलब आपके दिमाग में होने चाहिए। नंबर 1, वी हैव डिडक्टेड ऑल फैक्ट्री कॉस्ट। इस तरह सोचो प्लीज। फैक्ट्री की एक एक कॉस्ट माइनस हो चुकी है, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल एफओएच भी, फिक्स्ड एफओएच भी। अगर फैक्ट्री की कॉस्ट माइनस हो चुकी है तो अब दोबारा फैक्ट्री की एक फूटी कौड़ी इससे माइनस नहीं होगी। ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब, अगर मैं कह रहा हूं 4 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट है, तो पहला मतलब क्या बेटा? फैक्ट्री की कॉस्ट माइनस हो चुकी है, तो इसका दूसरा मतलब है फैक्ट्री से बाहर की एक भी कॉस्ट इसमें से माइनस नहीं हुई, वो भी माइनस होगी। कौन सी फैक्ट्री की कॉस्ट? वेरिएबल भी, फिक्स भी। वेरिएबल एडमिन भी, फिक्स एडमिन भी माइनस होनी है। वेरिएबल मार्केटिंग भी, फिक्स मार्केटिंग भी माइनस होनी है। फाइनेंशियल चार्जेस भी माइनस होने हैं। सब माइनस होगा तब प्रॉफिट निकलेगा, है ना? मजा आ रहा है? सुकून से। आपने जीपी जैसे सुना वो अलग चीज है। क्यों? जरा समझो। सवाल जब आएंगे ना एग्जाम में तो वो बताए क्या करेगा। एक तरह का डेटा देगा
इस फॉर्म में और हमें कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। थोड़ा सा एक बात को समझो, मेरा जो पहला चैप्टर है वो इस बेस पर चलेगा और कभी कभी वो क्या करेगा, सवाल देगा इस प्रेजेंटेशन पे। और अगर ये बिलीव ही नहीं है कि इसमें से क्या चीज़ ले ली क्या नहीं ली, तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इस कन्वर्जन के लिए भी थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है। एक दफ़ा और, ग्रॉस प्रॉफिट 4 मिलियन, इसके दो मतलब है। नंबर वन वी हैव कवर्ड ऑल फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सी फैक्ट्री, वेरिएबल या फिक्स्ड? सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल, यस और नो? डायरेक्ट लेबर, थोड़ा लाउड, डायरेक्ट लेबर, ओ यस ऐसे बोलना है। डायरेक्ट मटेरियल, ओ यस। डायरेक्ट लेबर, ओ यस। वेरिएबल एफओएच, ओ यस। फिक्स्ड एफओएच, oh yes. What about operating expense? इसका मतलब है 4 मिलियन। हाँ बेटे एक मिनट, 4 मिलियन अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट हमने निपटा दी है। अब ये बताओ फैक्ट्री से बाहर की कॉस्ट लाओ, वो माइनस करो, उसके बाद बचेगा तो जेब में आएगा, खत्म। आई होप मेरी बात समझ। हाँ बेटा बोलो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फैक्ट्री कॉस्ट सेम कैसे हुई? हाँ ना, यही तो बात है। ब्रॉडली समझो मेरा बच्चा, ब्रॉडली समझो, ये ब्रॉड डेफिनेशन है, इधर गौर से सुनना। अभी आप पढ़ोगे, सर तला पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, COGM पढ़ा, प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं, COGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, 2 मिनट लगेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा कि बोल दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। इदारे 3 तरह के, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मानते हो? सर्विस में तो कॉस्ट ही नहीं होगी क्योंकि सर्विस है, वहाँ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क है? एक हम नहीं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? एक खरीद के बेच रहा है, एक बना के बेच रहा है। जो बना के बेच रहा है उसके अंदर कौन सी कॉस्ट आ रही होगी? फैक्ट्री की। सारी कॉस्ट कौन सी लेंगे? फैक्ट्री की ना। हाँ, नहीं आते, कभी नहीं आते, नेवर। समझ गए? पॉइंट को समझो इधर। अभी सर तला उधर पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उससे समझ आएगा कि सर थोड़ा बहुत तो होता है ना कहीं कहीं, तो कोई मसला नहीं है। मैं क्योंकि सब कवर कर दूंगा सारी चीज़ें, परेशान नहीं होना बेटा। याद रखना, एक बात बता रहा हूँ, रूल बना लो, दिमाग में घुसेड़ लो, 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं लाना। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन COGS मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट ओनली। खत्म। फैक्ट्री कॉस्ट बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट, नेवर आउट ऑफ दिस, नेवर 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 नेवर, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना। सही? पता है इसमें क्या आएगा? और डिटेल में बता रहा हूं, बारीकी में जा रहा हूं। हाँ बेटा, COGS ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पता है क्या लेते? परचेज कॉस्ट। उस परचेज में सब आता है, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सब आएगा, सब इंक्लूडेड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में COGS का मतलब इसमें 4 चीजें हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच। अब आप लोग यहाँ बैठ के एक चीज सोच रहे हो कि सर आप डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलते, वो इतनी छोटी चीज है, उसको हम नॉर्मली काउंट नहीं करते, बट वो भी है, खुदा की कसम वो भी है। तो आप यूं भी कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, यही तो COGS है। कभी एडमिन, कभी मार्केटिंग नहीं होगा। आप एक टॉपिक पढ़ोगे, सब तला पढ़ाएंगे, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, फिर उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। उस प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट के अंदर आपको ये बात बताई जाएगी कि कौन सी चीज COGS में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। जब हम इन्वेंट्री निकालते हैं ना, इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री बताओ? ऐसी बोलो, कौन सी इन्वेंट्री? नहीं, क्लोजिंग किसकी?
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक ही क्लोजिंग होगी, दैट इज मर्चेंडाइज, इधर वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। जब हम क्लोजिंग निकालेंगे ना, रॉ मटेरियल तो हटा दो, वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स, एक बेसिक दे रहा हूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, एक फूटी कौड़ी फैक्ट्री से बाहर की नहीं आनी चाहिए उस स्टॉक में। समझ आ गई बात? सर ये कब तक चलेगी चीज? सीए फाइनल तक। कोई बदल दे मेरे पास ले आना, मैं उसको बदल दूंगा। हाँ, कोई बोले ना एक काम करो, वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स में फलाना कॉस्ट भी ले लो, उसको लेके आना मेरे पास, इंशाल्लाह इलाज करेंगे, सेट हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप मेरी बात समझ गए बेटा, समझ गए प्लीज। रेवेन्यू माइनस COGS ये नैरो डेफिनेशन है, तो उससे हमारे ना लॉजिक अच्छी नहीं बनती। जैसे अभी उसको थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कोई बात, रेवेन्यू माइनस फैक्ट्री को खत्म, चार चीजें से मिलाओ, बोलो एक दफा और, डायरेक्ट मटेरियल, बोलो मेरा बच्चा, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH, फिक्स्ड FOH, डन। अब इसमें दो तरह से याद करना है ना। जब मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं दो बातें कह रहा हूं, ये माइनस हो गया, जो माइनस हो गया वो दोबारा माइनस नहीं होगा, और जो माइनस नहीं हुआ वो चुन चुन के एक एक रुपया माइनस होगा, तो बॉटम लाइन आएगी, और अगर उसमें सिलेक्शन गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या ख्याल है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? अब आपको इसका मजा आएगा, और अब आपको थ्रूपुट मार्जिन भी समझ आ गया। यानी अब यहाँ क्या कह रहे, मैंने मटेरियल माइनस कर दिया, तो दोबारा क्यों कर रहे? और इसका मतलब ये हुआ, ना लेबर माइनस हुई, ना वेरिएबल FOH, ना फिक्स्ड FOH, ना फैक्ट्री से बाहर का एक रुपया माइनस हुआ। तो इसका मतलब ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा इसके मुकाबले में, इसमें से फिर ये सब माइनस होगा तब प्रॉफिट आएगा। ये है इसका सेंस। अब आया व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? अब आसान हो गया ना, अब आप उस एंगल से सोचेंगे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल? सारी की सारी। इसका मतलब गलत नहीं लेना, मैं लानत नहीं दे रहा। यार ये नंबर जो है ना, नंबर्स उससे ना रिकॉल करना आसान हो जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल को फाइनेंस करें तो सेलिंग वो एडमिन वाले भी है, सब अभी वही ये जो किया ना वही बताने आ रहा हूँ। पहले सिंपल बात करते हैं, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी? सारी। इसके दो मतलब हुए। व्हेन यू आर समबडी सेइंग कि यार कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 4 मिलियन, इट मींस वी हैव deducted, we have covered all variable costs. Direct material, yes. Direct labor, yes. Variable FOH, yes. Variable marketing, yes. Variable admin, yes. इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है? सब। सर ये मेन 5 ही होती है वेरिएबल। अगर मुझसे कोई पूछे, एक एक वेरिएबल इसमें से माइनस हो चुकी है, सही। जब भी आपको खुदा की कसम कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया जाए, आपको ये यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, वी हैव डिडक्टेड ऑल वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसका दूसरा एंगल क्या है? इसमें से एक फूटी कौड़ी फिक्स कॉस्ट की कवर नहीं हुई, ना फिक्स FOH, अभी इसमें से माइनस हुआ है, फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स FOH, फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स FOH, अभी माइनस नहीं हुआ, करना पड़ेगा। फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट, फिक्स एडमिन कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, याद रहेगा, यही ज्यादातर मिलते हैं आपको। ये सब अभी माइनस नहीं हुए, तो हमें माइनस करने पड़ेगा। सीए फाइनल का एक सवाल आया, उसने क्या होशियारी करी, उसने CM दिया। बेटा सुनना जरा, मैंने कहा ना एग्जाम में मारता कहाँ है? कन्वर्जन पे। डेटा दिया हुआ है इस स्टाइल में और रिक्वायर्ड है इस स्टाइल में, हम समझ ही नहीं पा रहे, और उस टाइम हम उल्टी सीधी चीजें माइनस कर रहे हैं। अभी मैं सवालात के थ्रू भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैं अभी कह रहा हूं। सुनो बेटा इधर,
CA फाइनल का एक सवाल मुझे याद है, मैंने ज़ाहिर CA फाइनल को भी यहाँ पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 सेमेस्टर तकरीबन पढ़ाया है सर खलील के साथ। BFD होता है ना, उसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन होता है, इत्तेफाक से पहली दफ़ा पढ़ाया तो उसी में गोल्ड वो आ गया था, बिलाल रशीद का की पोजीशन आ गई थी वो CA फाइनल में माशाल्लाह से। खैर क्या बता रहा था यार मैं, आपका CA फाइनल कहाँ, एक एग्जांपल दे रहा था। अब ज़रा सुनिए किधर, वहाँ पता है उसने होशियारी क्या की, उसने दिया रेवेन्यू कुछ इस तरह से दिया, सवाल को उलझाया होगा, और फिर उसने कहा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40%, 30%, ऐसे कुछ बताया, और बताने के बाद नीचे जाके उसने कमीशन का भी जिक्र कर दिया। कमीशन बाय नेचर वेरिएबल होता है, कॉम ने क्या किया, CM निकाला और उसमें से कमीशन माइनस कर दिया। फिर पता है क्या हुआ, उस आंसर में से एग्जामिनर के 2 हाथ ऐसे हैं, लानत तुम्हारी शक्ल पे, इतने बड़े हो गए हो, CA फाइनल में आ गए हो, कैप 3 में बैठे हुए लोगों को पता है कि CM जब कह रहा हूं तो मतलब वी हैव कवर्ड ऑल वेरिएबल कॉस्ट। है लानती इंसान, तो फिर इसमें से एक और कमीशन माइनस कर रहा है। पजामे 3 होते बेटा, 3 तरह के पजामे होते हैं, एक होता है पजामा, एक होता है शरई पजामा, और एक होता है चूड़ीदार पजामा। पजामे 3 ही नस्ल के हैं। एक पजामा जो वो पजामा है जिसमें कपड़ा उतना ही लगा जितना चाहिए। शरई पजामा क्या है, जिसमें कपड़ा थोड़ा कम लगा। अब्बा जी जा रहे थे ऑफिस, उन्होंने बेड पे रखा पजामा, 2 बेटियां टीवी देख रही थी, कहा बेटा एक काम करना, इस पजामे को 2 इंच छोटा कर देना। पहली उठी, उसने 2 इंच छोटा किया, पजामा वहां रख दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी उठी, उसे प्यास लगी, पानी पीने गई, वापस आई, अरे अब्बा ने कहा था 2 इंच पजामा छोटा करना है, उसने भी कर दिया। अब्बा पहन के बाहर आए, कहने बेटा मैं मस्जिद नहीं ऑफिस जाना था। ये तूने पजामे को टखने से ऊपर कर दिया, शरई पजामा, जो हमें कहा गया है पहनता कोई और है। चूड़ीदार पजामा, जिसमें आप कपड़ा ज्यादा लगा दें। अकाउंटिंग कहती है पजामा चाहिए, ना चूड़ीदार ना शरई। अकाउंटिंग में अगर कोई चीज माइनस हो गई, तुमने माइनस मजीद कर दी, शरई पजामा। ऑलरेडी प्लस हो गई, तुमने मजीद प्लस कर दी, चूड़ीदार पजामा। वो बोल रहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब उसमें से सेल्स कमीशन हर वेरिएबल माइनस हो गई, और अगर आप दोबारा माइनस कर रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर शरई पजामा। मैंने थोड़ी बहुत डालना पड़ता है मिर्च मसाला, उससे ना दिमाग में बैठ जाता है। सही है, समझ रहे मेरी बात? थैंक यू। तो ये बात समझ आई आपको? ओह आई होप। अभी कहाँ जा रहे हो? किस किस्म के इंसान? मजाक करो, ठीक है बेटा। अच्छा बस सर, ICMA के पेपर CA के मुकाबले में इजी होते हैं यार? सही है वैसे, हाँ ऐसा है। मेरी असल में मैं तो मेंबर हूँ ICMA का, और वो मेरा मोबाइल जो है ना, वो मेरा माइक बंद भी कर देते हैं बेचारे, क्योंकि मैं थोड़ा जब बोलने पे आता हूँ तो ज़रा ज़्यादा ही बोल देता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा ICMA वाले भी जानते हैं, मेरी लड़ाई है। मैंने भी ऑफ़र दी थी, मैंने कहा यार एक काम करो, क्योंकि आप पता है जहाँ आप एग्ज़ाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ा नहीं सकते। सही है ना? मैं CA का पेपर बनाऊँगा तो मैं CA को पढ़ाऊँगा नहीं। तो ICMA में मुझे ऑफ़र एक आध दफ़ा होती है। ज़ाहिर वो जितने भी काउंसिल के लोग हैं सारे मेरे दोस्त यार ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बहुत अरसे से मैं ICMA के अंदर पढ़ाता हूँ, मेंबर बहुत पुराना हूँ, तो सारे ही मेरे बहुत ही करीबी हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एक आध दफ़ा बात निकली आप एग्ज़ामिनेशन में आ जाएं, मैंने कहा यार मैं आना चाहता हूँ। मैंने ख़ुद ही ऑफ़र दी, मैंने कहा मुझे यार एग्ज़ाम में ले आओ, लेकिन 2-3 सेमेस्टर तक ना फिर मुझसे कोई सवाल नहीं करना कि सर ये बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। ख़त्म बात। फिर तुम देखना, मैं तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ इंशाल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम बहुत टफ होना चाहिए। आज आपकी जो इज़्ज़त है ना मार्केट में CA की, वो आपके एग्ज़ाम की वजह से। ये याद रखिएगा मेरी बात, आज दुनिया मानती है CA को। एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए। ये जो कौम है ना, इसको जैसा बोलोगे वैसा पढ़ेगी। आप चैलेंजिंग बनो। मैंने कहा ना, अभी कैफ 3 का 2 अटेम्प्ट पहले जो पेपर आया था, मुझे भी अफसोस हो रहा था। मतलब मैं पर्सनली, मुझे मज़ा आता है जब पेपर टफ आता है। हे यार ये हुई ना बात, हिलाओ ना इनको ज़रा। फेल वेल कुछ नहीं होता भाई, एक सेमेस्टर के बाद अगले में पढ़ लोगे, लेकिन आप उस पेपर के लेवल को ऊपर ले जाओगे और दुनिया को भी पता चलेगा यार ये पढ़ के आए हैं। तो वो पेपर बड़ा टफ आया। मैंने कहा यार ये तो 15-20% से रिजल्ट ऊपर नहीं आएगा। 30+ आया था यार, या पता नहीं 40 आया था। आई वाज शॉक्ड।
ये कैसे आ गया, इतना मुश्किल पेपर था, इसका मतलब है कौन पढ़ रही है यार, उसने अपना बेंचमार्क बहुत ऊपर किया हुआ है। तो यही तो होना चाहिए, यानी आप एक दफ़ा पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग लेकिन शानदार पढ़ रहे हैं, तो पेपर वहाँ पर भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मार्जिन है उसको और बेहतर करने की। और ख़ास तौर पर जो हम पढ़ाते हैं ना इधर उधर, CA भी पढ़ा रहे हैं, ACC भी देख रहे हैं, ICA भी देख रहे हैं, तो फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई आप उन लोगों को रखो एग्जामिनेशन में जो CA और ICA में, CA के साथ ICA में पढ़ा रहे हैं, फिर आपको पेपर बना के बताएंगे बेंचमार्किंग होती क्या है, फिर वो इंशाल्लाह उस पेपर के लेवल को एकदम यहाँ से यहाँ ले आएंगे। वो ज़रूरी है, फिर वो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन सही है, अल्लाह का शुक्र है यार, MBA से तो बहुत बेहतर है ना। यहाँ तक ओके बेटा, चलो आगे। आपके टॉपिक्स रीड आउट कर दें। अच्छा मैं कर रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ यार, ज़रा बताना मुझे 1 बाय 1। पहला होगा ब्रेक इवन, जिसको CVP भी कहते हैं। एक मिनट ताकि ये लोग नोट कर लें। फिर मैं कराऊंगा होपफुली इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मुझे लगता है इंशाल्लाह आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जब CVP ब्रेक इवन हो जाएगा ना, और ये पहले ये कराऊंगा, ये बेसिक्स है, फिर ब्रेक इवन कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपका लेवल ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा। मैंने कहा CVP ब्रेक इवन जब मैं कराऊंगा, मैं पहले अटेम्प्ट में इधर CAF 3 का लेवल और थोड़ा ऊपर फारिग कर दूंगा, फिर एंड में आखिरी 2 हफ्ते 1 डेढ़ हफ्ते में मैं इंशाल्लाह इस 3 से 8 के लेवल पे उसको, इस चैप्टर को दोबारा लेके जाऊंगा, क्योंकि शुरू में कराना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कराने से थोड़ा आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो पहले मैं कराऊंगा ब्रेक इवन CVP, फिर मैं इंशाल्लाह कराऊंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर मैं कराऊंगा लेबर कॉस्टिंग, फिर लेबर कॉस्टिंग के अंदर ही एक टॉपिक आता है लर्निंग कर्व, वेरी सिंपल। फिर मैं कराऊंगा रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग ये तकरीबन आपका सेकंड लास्ट चैप्टर आपके स्टडी टेक्स्ट में। फिर मैं कराऊंगा डिसीजन मेकिंग, ये आखिरी चैप्टर है आपके स्टडी टेक्स्ट में। फिर मैं कराऊंगा टारगेट कॉस्टिंग, है ना, और तो कुछ नहीं रहा। होपफुली यही होगा। फिर मैं देख भी लूँगा सर तला के साथ, मैंने डिस्कशन तो की थी, एहतियातन देख लूँ मैं सर, वो तो खैर मैं बाद में बता दूंगा यार, मसला ही नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। एक आध कोई छोटा मोटा शायद हो जो मुझे हो या उनके पास हो, मैं और कंफर्म कर लूँगा, वो मसला नहीं, लेकिन मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया। अब यार ये हैंड आउट ले लो बेटा, आज मज़ा आया, जिस तरह मैं सोच के आया था, इंशाअल्लाह का शुक्र है। ये ले लो बेटा, कि जिसको नहीं मिलना ना वो आप ज़रा ऊपर बता देना कि वो आपको मज़ीद दे देंगे, क्या ख्याल है। ये लो भाई, ये लो भाई, आप लोग बांटो, ये पीछे आ रहा है, तुम लोगों को मिला, ये लो बेटा। दे रहा हूँ मेरा बच्चा, ये क्या बात कर दी यार, ये तुम लोग के दिए बगैर मैं नहीं जाऊँगा, मेरा वादा है। ये ले यार, हाँ मैं दे रहा हूँ, ये लो। और किसी को चाहिए? हो गया, मैं दे रहा हूँ, तुम ले लो। अच्छा इसने पहले मांगा, तुम्हें एक को, दोनों को नहीं मिला, ऊपर से ले लेना। हाँ ये रहा, आ गया भाई, आ गया, ये ले यार, पीछे दे देना। और किसी के पास बचा है? ओहो, ये लो भाई, और तुम्हें मिल गया, सबको हो गया है भाई, वाह यार, क्या गिन के लाए यार। सवाल शुरू करें। अच्छा एक काम करोगे, एक काम दिखाओ, ये ना मैंने भी शुरू किया, हैंड आउट है, इसमें आपकी भी डिस्कशन मेरी भी डिस्कशन। इधर देखो, इधर ये पहला सवाल है 1A। सर कॉस्टिंग में समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, बिस्मिल्लाह से। यार मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखो इधर चैप्टर, आप मैं ना एक बात याद रखो, अगर आप पूरी कॉस्टिंग में बोलोगे ना तो गलत बात है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं और कुछ चैप्टर के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। हम बताए क्या करते हैं, हम सब पे ले जाते हैं। अब जैसे CVP है, या लेट से मैं कहता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अबे भाई 4 चीज़ें चाहिए तुझे यार, सवाल पढ़, वो निकालता जा, वो मिल गया, सवाल में वो फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन बहरहाल देखो एक बात समझो, हर सब्जेक्ट की नेचर होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ के साथ मिला नहीं सकते, सही है ना। इसी तरह कॉस्टिंग जो है वो फाइनेंशियल के साथ मिला नहीं सकते। कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल में सबसे बड़ा डिफरेंस जानते हो क्या है?
सबसे बड़ा डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा बेस्ड है, वहाँ डेटा होता है और आपने जस्ट प्रेजेंटेशन ज़्यादातर करनी होती है, ज़्यादातर। कॉस्टिंग में हर सवाल में सिनेरियो होता है, उससे पहले डेटा बनाना होता है, फिर प्रेजेंटेशन होती है, ये फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था सर सवाल की बात करें, करा, हाँ मजाक करो बेटा, परेशान नहीं होना, मैं मजाक करता रहूँगा आगे भी ना इंशाल्लाह, समझ गए। वो अल्लाह ने चाहा कोशिश करेंगे, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। यही तो सीखना है यार। आप अगर इधर आधा घंटा घर पे दोगे ना तो आपके खुद ब खुद सवालात क्लियर होंगे। अब एक और बात बताऊं, चलो इधर ऐसे ही सुन लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। कोशिश करो हर चैप्टर में, चाहे मैं पढ़ाऊँ सर तला पढ़ाएं, ख़ास तौर पे बड़े चैप्टर, तुम्हारे जो बड़े चैप्टर हैं वो तकरीबन 4 हैं मेरा ख्याल है। पहले 6 होते थे, फिर 4 रह गए, 2 उधर चले गए कैफ 6 में। 4 कौन से पता है? 2 सर तला के पास है, 2 मेरे पास। हमने इस तरह से डिवाइड किया कि यार बैलेंस हो जाए। इधर देखो, इधर मसलन प्रोसेस कॉस्टिंग एक बड़ा चैप्टर है, दूसरा वेरिएंस एनालिसिस जो सर तला पढ़ाएंगे, तीसरा सीवीपी और चौथा डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट। ये 4 बड़े टॉपिक हैं, इन पे तुमने ग्रिप ले ली ना, बाकी पेपर 60-70% तो यहीं से बन जाएगा, 50% बन जाएगा, 60 तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, हो ही जाता है। वो तो एनालिसिस मिलेगी तो पता चल जाएगा आपको। तो इन 4 पे ध्यान दो, यही थोड़े टफ है, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो अगर नहीं भी समझ आते तो आदमी एक दिन जरा टिक के बैठता हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, सब में नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा थोड़ी आप कोशिश करो, थोड़ा हम करें मिल मिला के। हाँ, मैं एक बात बता रहा था, ख़ास तौर पे ये 4 तो हैं ही हैं, इसके अलावा 1-2 और भी लगेंगे आपको यार, थोड़े से ये भी, इसमें भी अच्छे। यानी मेरे नज़दीक थोड़ा बेहतर टॉपिक कौन सा होगा जिसके कोई 10-12 सवाल करने पड़े। छोटा टॉपिक क्या होता है जिसके 2-3 सवाल किए और ख़त्म, मिलेंगे। टारगेट कॉस्टिंग कचरा टॉपिक छोटा, ऐसे ABC है, ऐसी बच्चों वाला सतला पढ़ाएंगे, बिल्कुल बच्चों वाला है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, नॉर्मल सा चैप्टर है। तो जहाँ आपको लगेगा 4 नहीं तो 6 रख लो यार, जहाँ आपको लगेगा यार बड़ा मटीरियल है, वहाँ आप आदत बनाओ 4 से 5 सवाल फ्रॉम स्क्रैच किया करो, आदत बनाओ। अब मसला हमारे क्या, हम यहाँ बैठते हैं, मेरे साथ 20 सवाल कर लिए, लेकिन मेरे बताने के बाद फ़ायदा। लेकिन मेरी एक और भी आदत है, वो आपको हेल्प करेगी अल्लाह ने चाहा। जहाँ मुझे लगेगा ना सवाल थोड़ा टेक्निकल हो रहा है और यहाँ आप फंसेंगे, मैं बोलूँगा आप करो, आदत डलवानी है। क्योंकि जब आप शुरू करोगे ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस ऑन हो जाएगा। जब वो ऑन हो जाएगा उसमें गलतियाँ होंगी, होने दो। मैं हमेशा जब भी बोलूँगा ना ये करना है तुमने, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20%, 30%, बस 100 नहीं कराऊँगा, लेकिन 20-30 तो करो। और बादों का ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह 100 भी कर देते स्टूडेंट, फिर मज़ा आता है कि यार हाँ ये हुई ना बात, ये मैं। लेकिन कब? वो वाले सवाल जो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, जो मुझे लगता है ना ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है, ट्राई करो बेटा, आओ करते, सब ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। उसका जो सरप्राइज पैकेज है वो आप पहले फेस करो, रादर देन कि मैं उसके अंदर कोई आसानी निकाल दूँ। डन है? आप ना एक काम कर रहे हैं यार, करके आना 1A 1B 1C, सिर्फ देख के आ जाना। थोड़ा बहुत पेपर पे MCQ स्टाइल है, सही ना। मैं उसमें बताइए क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट इज नेट प्रॉफिट। अब वही आ गया, इधर दिया हुआ क्या है, तो क्या माइनस हो गया, क्या माइनस होना बाकी है, खत्म। फिर मैं पूछ रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ सेल्स क्या हुई, ये अब आपने सोचना है, वर्क बैक करना है। इधर अगर आपको ये पता है, इधर देखो, इधर बेटा, इधर ये पता है तो क्या ये नहीं आ सकता। ये किया ड्रामा कि वो जो बोला है ना, अभी आप आज पढ़ रहे हो, 4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद पेपर है, याद ही नहीं होगा हमने पहले दिन क्या पढ़ा था, लेकिन रजिस्टर पे लिखा होगा, याद आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड में आ जाता है वो चीज़ आपको हेल्प करती है। सही है भाई? चले भाई, कर लोगे 3 सवाल, फिर परसों मेरी क्लास है शायद, तो परसों हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल 2 होंगी, फिर मैं इंशाल्लाह या तो क्लास का टाइम बढ़ाऊंगा, वैसे टाइम बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर वो 3 दिन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। सही है बेटा? बोलो क्या कह रहे हो? अभी शुरू में ना 1-2 दिन, 1 आध हफ्ता चलने दो ताकि सब आदी हो जाए।